आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी रिसर्च के बारे में किसी किस्म की कोई शक व शुबा नहीं जाहिर कर सकता। यूं तो अनुजधर जी बाय प्रोफेशन ही इज ए जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिज्म में भी आप उन निर्भीक पत्रकारों में से हैं कि उस दौर में जितनी भी स्टोरीज की उसमें से कोई तथ्य ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई उनकी स्टोरी अधूरी मानता हो। और उनका यह चरित्र उनको एक ऐसे विषय पर, जिस विषय को भारत में छूना तक भी लोग एक पाप समझते थे या उनको डर लगता था। हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत किताबें लिखी गईं, बहुत जर्नल में उनके बारे में छपा, और भारत में कुछ साल पहले तक सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बात करना या नहीं अपने लिए परेशानियों को दावत देना। मेरे साथी अनुजधर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और वो काम इसलिए मैं बड़ा मानता हूं कि जब आप लीग से हट के काम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, और आपके पास किसी किस्म की कोई सरकारी सुविधा ना हो, किसी का आपको संरक्षण ना हो, तब ऐसा काम बहुत बड़ा काम लगता है। अनुजधर साहब ने एक ऑथर हैं, अनुजधर साहब, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप विच इंस्पायर्ड हिट वेब सीरीज बोस डेड एंड अलाइव। और उसके बाद आपने एक जाने माने राइटर चंद्रचूड़ घोष के साथ मिलकर के एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है, मुझे लगता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे डिफिकल्ट है मेरे लिए। ये किताब का नाम क्या है, आप ही बताएं। Conundrum inside the Subhash Bose's life after death. Conundrum Subhash Bose's life after death. After Conundrum. Conundrum is a riddle. It's a पहेली. इस किताब को आप सब देख सकते हैं। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, और अनुजधर साहब ने यूं जानते हुए कि भारत के अंदर जो इंग्लिश मीडिया है, जो इंग्लिश राइटर हैं या इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, वो बड़े सेलेक्टिव हैं, इसलिए इस तथ्यात्मक और इतनी खोजपरक किताब को एक छोटी सी शक्ल में आपने उसको अनुवाद कराया है हिंदी में। इस हिंदी किताब का अनुवाद का नाम है नेताजी, गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ। ये मार्केट में अवेलेबल है, विशिष्टा पब्लिकेशन ने इसको छापा है। और इस किताब को पढ़ने के बाद जिस गुमनामी नाम के बाबा का जिक्र भारत की समय समय पर अखबारों में होता रहा है, उसकी क्या हकीकत थी, उसमें उन्होंने कितनी रिसर्च की, वो तमाम सारे तथ्य इसमें मौजूद हैं। लेकिन मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले सिंगापुर में आईएनए के एक सोल्जर मेजर ईश्वर लाल सिंह साहब, जिन्होंने अपना एक वीडियो हमारे एक युवा दोस्त जिनसे भी हाल में हमने लंबी बातचीत की आईएनए के ऊपर, जनाब शुभम शर्मा, जो ग्वालियर में रहते हैं, और उनको मैं मानता हूं कि जिस तरह से वो चीजों को बताते हैं ऐसा लगता है कि वो आईएनए पे इंसाइक्लोपीडिया हैं। उन्होंने ये हमको एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो को सिंगापुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहतरमा उमा माहेश्वरी जी और उनके पति गणेश पीवी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं इसके अलावा उनका भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मिस्टर देव साहब हैं, जो वहां चेयरमैन हैं श्री नारायण मिशन ओल्ड एज होम के, जहां ईश्वर लाल सिंह भाटी साहब और बहुत से सिंगापुर के फौजी वेटरन वहां रहते हैं। कोविड के इस दौर में सिंगापुर जैसे मुल्क के अंदर जहां बहुत सख्तियां हों, ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी उमा महेश्वरी जी और उनके पति गणेश जी ने ये हमारे लिए भेजा है। और मैं चाहता हूं कि देश के युवा उस आदमी को सुने जो 93 ईयर ओल्ड हैं, और आज भी उनका क्या जज्बा है, और ये वीडियो में उन्होंने आईएनए के बारे में कुछ बोला है। मैं चाहता हूं देश के लोग उनको सुने। जय हिंद।
Allow me to introduce myself. I am Ishwar Lal Singh, a soldier of the Balik Sena at that time, and retired now. I'm 93 years old now. I wish I could have done more for the Indian National Army. I always feel I have not done enough. I would like to thank Prime Minister Narendra Modi for starting the Republic Day celebration on 23rd January, which is the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose. 60,000 soldiers joined the Indian National Army. They were actually prisoners of war, but they felt very Indian at that time. Participated in the war and fought for freedom, out of which 26,000 soldiers sacrificed their lives. I request Mr. Modi to build an INA memorial on behalf of all the soldiers who martyred, and to start actions immediately on this front so that it can be ready before 15th August, which is the 75th Indian Independence Day. Yes, thank you very much. Jai Hind. थैंक यू, थैंक यू। अनुज भाई, आप जानते हैं कि मैं बातचीत में कोशिश करता हूं कि ये कोई सवाल जवाब ना हो, क्योंकि जो गेस्ट होता है लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसकी बात को सुनना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहते हैं। इस किताब को लिखने की आपको प्रेरणा कैसे मिली और कैसे आपने इन तमाम इतने ऐसे हालात जहां कोई आपकी मदद ना करता हो और आपने दुनिया भर से इसमें इतने साक्ष्य जुटाए हैं, इसकी आपको प्रेरणा कैसे मिली और इस किताब को लिखने के बाद आप किस नतीजे पे पहुंचे? अनुज साहब, अपनी बात को रखिए। पुष्पेंद्र जी, मैं बहुत सालों से आपका प्रशंसक रहा हूँ और ये मेरा आज श्री गणेश हो गया है बहुत शुभ दिन पे। वैसे हमें कल करना था, लेकिन कल माफ़ी चाहूँगा, कल एकदम से मेरे को मीडिया वाले पकड़ के ले गए तो मैं आ नहीं सका। नहीं तो मैं चाहता कि कल बहुत अच्छा दिन था, कल ही श्री गणेश करते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन चलो एक दिन बाद भी हुआ है तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इससे ऑलरेडी एक मेरी लाइफ के एक हिस्से को लेके एक फिल्म बन गई थी, गुमनामी करके, वो हिट हो गई काफ़ी वहाँ पे। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पूरी कहानी, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी, कोई फिल्म बना सकता है उसके ऊपर, बहुत इतना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में। कहानी जाती है मेरे दादा के ऊपर। मेरे दादाजी जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। और मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनकी शक्ल से काफ़ी मेरी मिलती है, लेकिन उनकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं पुराने ज़माने की। तो वो मुझे बताया गया घर के बड़े लोगों ने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होती है तो वो जो फौजियों को बोला कि आपको लड़ने जाना है जर्मन से। तो अफ्रीका में वो पहले गए, क्योंकि अफ्रीका स्टार मेरे पास उनके मेडल्स पड़े हुए हैं। अफ्रीका स्टार है उनके पास, बर्मा स्टार है। फिर उनको बोला बर्मा में जाना है आपको, कोहिमा में लड़ना है आपको, जापानी से लड़ना है आपको। तो ये आदेश हुआ। इस समय तक भारत में जो नेताजी जो थे वो निकल चुके थे 1941 में यहाँ से, और किसी को नहीं मालूम था, सेंसरशिप लगी हुई थी। बाद में जब खबर आई कि रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, वो जर्मनी में है 42 में, 43 में, उसके बाद फिर खबरें आनी बंद हो गई। तो भारत पे जनता को कुछ नहीं मालूम था कि सुभाष बोस कोई आज़ाद हिंद फौज या कोई जापान की साइड से कोई आर्मी आ रही है, वो उसको लीड कर रहे हैं। पूरी सेंसरशिप लगी हुई थी, पूरा ब्लैक आउट उन्होंने कर रखा था, फौजियों को भी नहीं मालूम था। तो ये लोग, जो मुझे बताया गया कि जब वो पहुंचे वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ से उनको उस तरफ से लोगों ने लाउड स्पीकर से आवाज़ दी कि आप हमसे क्यों लड़ते हो, हम तो आपके भाई हैं। वो इनको शौक लगा कि ये तो हम तो जापानी से लड़ने गए थे, ये तो भारतीय निकले यहाँ पे। तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। ये मुझे बताया कि जो भी मतलब मेरे ग्रैंडफादर वो इन्फेंट्री वगैरह में नहीं थे, वो तो स्टोर कीपिंग टाइप के, लेकिन वो उसमें थे वो, लेकिन साथ में गए थे उनके, बिकॉज उनको बॉर्डर जाना पड़ता साथ में करके। लेकिन लोगों ने लड़ने से मना कर दिया वहाँ पे, और वो वहाँ से फिर वो अलग कहानी थी कि मिसिंग इन एक्शन हो गए थे और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, व्हाटएवर। मुझे बचपन से ये बात का इल्म था, पैदा होने के साथ ही, अपने दादाजी की हिस्ट्री के हिसाब से, जो मुझे घर के बड़ों ने बताई, मेरी बुआओं ने बताई या पिताजी ने बताई, कि भारत के आज़ाद होने का जो कारण था वो ये था कि भारत पे अंग्रेज राज कर रहे थे उनकी फ़ौज की वजह से, और वो फ़ौज उनके खिलाफ हो गई। ये कारण था वो देश। तो ये इस बात का रियलाइजेशन मुझे बचपन से था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का एक्सपीरियंस, मुझे हर एक आदमी अपने बाप दादा को एक्सपीरियंस को याद रखता है।
उससे पहले नहीं जाता। मुझे भी अपने परदादा के बारे में कुछ नहीं पता। नाम पते हैं 3-4 जनरेशन के, लेकिन कुछ पता नहीं उनके बारे में। लेकिन वही है कि लोगों को, हर एक आदमी को अपने-अपने दादा-दादा को या नाना-नाना को अगर देखा भी ना हो आपने, तब भी आपको उनकी जानकारी होती है। आदमी कम से कम 2 जनरेशन को नहीं भूलता है। अगर आपने देखा ना भी हो तब भी आप उनके बारे में, तो मुझे काफ़ी अपने दादा के बारे में मालूम है, जबकि उनको मैंने कभी देखा नहीं, मेरे पैदा होने से बहुत पहले चल बसे थे वो। तो ये बात मेरे दिमाग में कहीं न कहीं थी, ये दिमाग में थी कि साहब ये तो है ऐसे करके। फिर उसके बाद में मैं कोई नेताजी का भक्त नहीं था कोई। कोई लोग समझे कि मुझे आजकल लोग ऐसी कोई भक्ति-वक्ति की भावना नहीं थी करके, या आपको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट उनमें लेना, ऐसा भी नहीं था कुछ करके कोई। मैंने कोई जीवनी भी उनकी नहीं पढ़ी थी कभी। आज भी मैं उनकी जीवनी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब ज़्यादा मैंने कोई शोध नहीं किया उनकी जीवनी के बारे में। उनकी डेथ हिस्ट्री मेरा मेरा पूरा शोध है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम लोग कॉलेज में थे तो उस ज़माने में एक समर गुहा, काफ़ी एक किताब उनकी मशहूर हुई थी, नेताजी डेड और अलाइव करके। तो मेरे को याद है उसको मैंने पढ़ के देखा था एक बार, तो उसको देख के मेरे को हल्का-सा डाउट था कि इनकी प्लेन क्रैश में कुछ ना कुछ, जो सुभाष बोस की जो कहानी बोली जाती है कि जब देश आज़ाद हुआ तो नेताजी वहाँ नहीं थे, तो कहाँ गए? वो कहा कि प्लेन क्रैश में मर गए थे पहले उससे, आज़ादी से पहले। तो उसपे कुछ डिस्प्यूट है, लेकिन हल्का-हल्का मुझे आइडिया था। 2000-2001 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था और वहाँ पे उस ज़माने में मुखर्जी कमीशन का काम चल रहा था और कुछ खबरें मीडिया में आ रही थी लेकर के। तो मेरे दिमाग में ये ठनका हुआ कि हम लोग बेकार की ये इधर-उधर की इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग वहाँ पे, वो कहते हैं कि नेताजी की हड्डियाँ पड़ी हैं जापान में, उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हम लोग कर लेते हैं और ये कहानी खत्म हो जाती है। हम क्यों बेकार का इश्यूज़ को उछाल रहे हैं? मेरा ये अप्रोच था उस टाइम पे। और मैंने उसके लिए मैंने कोशिश की, मैंने कुछ लोगों से, डॉक्टर्स वगैरह से बात करी, एम्स वगैरह में फोरेंसिक लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे जलने के बाद का डीएनए होना पॉसिबल नहीं, तो मैंने वो स्टोरी ड्रॉप कर दी। लेकिन मैंने, हाँ, एक स्टोरी मैंने ज़रूर कोई सुभाष बोस पे लिखी थी मैंने, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी उस टाइम पे। उसके बाद मेरे एक सीनियर थे मेरे ही डिपार्टमेंट में, उनके दिमाग में ख्याल आया कहीं और से कि सुभाष बोस की डेथ के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए हिंदुस्तान टाइम्स को, और एक टीम बनाई गई। उसके अंदर उन्होंने मुझे भी लिया कि मेरे को इंटरेस्ट था उसमें, मैंने स्टोरी लिखी थी उसके बारे में, तो उन्होंने मेरा नाम कि इसको भी डाल दो उसके अंदर। और भी लोग थे लेकिन मेरा नाम डाला उसके अंदर। और उसके इंचार्ज एक सितांशु जी थे, वो पुराने पुराने ज़माने के जाने माने जर्नलिस्ट थे, पेट्रियट के एडिटर थे पहले, बीबीसी में काम कर चुके थे इंग्लैंड के अंदर, और तो और उन्होंने सुभाष बोस को भी देखा था पुराने ज़माने का, और नेताजी पे उनकी बायोग्राफी रूपा ने छापी हुई थी, तो उनको उनके उसमें हमने ये काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में मैं कभी निकल नहीं सका इस केस से। अब एक एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ में कि मतलब मेरे को एक ऑफिशियल असाइनमेंट मुझे मिला अपने 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 न्यूज़पेपर से। तो मेरी इसमें जो एंट्री होती है वो कोई इमोशनल या उस कारण से नहीं हुई। ये एक मुझे एक असाइनमेंट था कि जैसे आप मेरे बॉस हैं, आपने मुझे बोला कि अनुज जाके इसकी इंक्वायरी करो, मैंने इंक्वायरी करी। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब वहाँ पे चेंज आने शुरू हुए कि हम लोगों ने जितनी इंक्वायरी करी, मैंने उसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट था। धीरे-धीरे करते-करते जब परतें खुलनी शुरू हो गई एकदम के बाद एक, तब हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, और ये बहुत बड़ी बात है सर, आप उसको एप्रिशिएट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट करता, हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो अवेलेबल एविडेंस है उसके हिसाब से सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, और ये हिंदुस्तान टाइम्स के भी यहाँ पे बोला गया था। तो वो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और वो ड्रॉ करने के बाद उसको सारा, और उसका इतना ज़बरदस्त मतलब लोगों का उस टाइम पे उत्साह था कि हिंदुस्तान टाइम्स .com की वेबसाइट, जो शायद कहीं नहीं थी उस ज़माने में, इस सीरीज़ की वजह से मेरे ख्याल से वो नंबर 2 पर आ गई, बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया के नेक टू नेक आ गई थी उस टाइम में। और बहुत से हिट्स हमको अमेरिका से बहुत आए, नॉर्थ अमेरिका से तब आके हिट्स आए, तो इसका मतलब कि लोगों को बहुत इसमें इंटरेस्ट था। और उसके बाद में हमें मुखर्जी कमीशन ने हमको गवाही के लिए बुलाया। उसके बाद में उस गवाही की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जो कोई हम लोग, मतलब क्योंकि कमीशन जो डायरेक्ट एविडेंस मांगता है वो कंक्लूजन पे वो इतना नहीं चलता नहीं है, मतलब हमारी थिंकिंग पे नहीं चलेगा, उसका एविडेंस चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी मैं कमीशन के सामने मैं गवाह नंबर 50 था, और गवाह नंबर 48 है श्री प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब बाबू की और मेरी गवाही एक ही दिन हुई थी कमीशन के सामने, और प्रणब बाबू की हालत बड़ी ख़राब थी उस टाइम पे। मैंने अपनी आंखों से उनको अपने सामने देखा मैंने कि कितना वो घबराए हुए थे कमीशन के सामने, जबकि कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, गिनती के 4 आदमी वहाँ बैठे थे, लेकिन पंडित साहब की हालत ख़राब थी। अब वो लंबी चौड़ी कहानी है। जब कमीशन में हमने गवाही दे दी, और मेरे जो कुलीग थे उन्होंने अपना छोड़ दिया, असाइनमेंट खत्म हो गया। मैं इसको समहाउ इसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि अगर हम लोगों ने ये चीज़ कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि नेताजी जो है नहीं मरे प्लेन क्रैश में, और ये हम कंक्लूजन ड्रॉ किया, उस पे हमको कमीशन में जाके गवाही देनी पड़ गई, और समहाउ मेरे को दिल में कटोचने लगा ये बात। और धीरे-धीरे अब सर दिल्ली में रहते हैं, मैं पैदा भी नहीं दिल्ली में हुआ था, तो हमारे यहाँ तो कम से कम सारे सर्कल्स में ये लोग बात बोलते थे कि नेताजी रूस में थे, उनको मार दिया वहाँ पे। ये बात दिल्ली के अंदर बहुत जानी-मानी है, और सब लोगों ने बोला, ये पुलिस के लोगों ने, इंटेलिजेंस के लोगों ने, डॉक्टर पूर्वी रॉय ने उस ज़माने बहुत एक्टिव थी, उन्होंने बोला करके।
तो सभी के दिमाग में यही थ्योरी थी और पहले इस पे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि प्लेन क्रश में नहीं मरे, तो यही इसका ही भूत निकल करके आ गया और मुझे बड़ी चिंता हुई, बड़ा मेरे को दिल मेरा उस पे पसीजा कि एक आदमी जिसने देश के लिए इतना बड़ा किया, उसने हमको आज़ाद कराया, वो इतनी गंदी मौत जाके मरे, वो भी रशिया में किसी डंजन में जाकर के, किसी गुलाग में जाकर के मर जाए, उसकी मौत हो जाए और कोई पूछने वाला नहीं हो। तो बड़ा बुरा लगा कि ऐसा तो नहीं हो। तो मैं डेस्परेट हो गया, क्या करें भाई, अगर हमने आधा कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया तो आगे की बात निकालनी चाहिए। अब क्योंकि मैं डेस्क चलने था तो मेरे पास में कोई रिपोर्टिंग का कोई ऐसा वो था नहीं, और ना मैं कोई होम मिनिस्ट्री की बीट फॉलो कर रहा हूँ। तब मैंने डेस्परेशन में और आप कहते हैं तुक्केबाजी से मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू करी। मुझे जो भी मिलता था, कोई भी मिल जाए आदमी, जान पहचान का इंपॉर्टेंट आदमी, मैं पूछूं यार तुम्हारा कोई जानने वाला है आईबी में, तुम्हारा कोई जानने वाला है रॉ में, तुम्हारा कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है तुम्हारे इधर पीएमओ में। तो इतना तो मालूम है कि सब अगर आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो इनके पास में होगी, वो आपकी कोई संस्कृति में आपका एचआरडी मिनिस्ट्री के पास में नहीं होगी। अब मैं पागलों की तरह पड़ गया इसके पीछे, मैंने शुरू कर दिया शूटिंग इन द डार्क। अब धीरे 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 करके लिंक निकलने शुरू हो गए। तो अब लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन निकलनी शुरू हुई उसमें से ऐसा कुछ नहीं था कि जो मतलब एक पैटर्न के अंदर फिट ना होती, वो पूरा पैटर्न पे फिट हो रही थी पूरी करके। तो वो धीरे धीरे और ऐसे करते करते तुक्केबाजी से, इसमें कोई मतलब मेरा कोई टैलेंट नहीं है, तुक्का लग गया, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तुक्के ले रहा था, तुक्के मार रहा था। तुक्केबाजी में मेरा कनेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका कनेक्शन किसी ऐसे आदमी के साथ था जिसने सारी फाइलें देखी हुई थी गवर्नमेंट के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट, टॉप मोस्ट पोजीशन। वहां से फिर कुछ बात हमें कन्वे हुई, जो मैं सारी बात आपको नहीं बोल सकता ऑनलाइन, आपको मैंने ऑफ रिकॉर्ड बोली, ऑनलाइन आपको नहीं बोल सकता। लेकिन वो जो बात हुई तो उन्होंने पूछा कि ये आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान टाइम्स 11 में नेताजी की डेथ के बारे में। उन्होंने मजाक उड़ाया, क्या ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो असली माल तो अंदर पड़ा है हमारे पास में, कुछ नहीं है, there's nothing in these मीडिया रिपोर्ट में, कुछ भी नहीं है, ये साफ ऐसा बोला गया। तो उन्होंने सवाल पूछा जो कॉन्टैक्ट पर्सन थे कि क्या वो मर गए थे प्लेन क्रैश में, तो उनका जवाब आया, अरे इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर है, तुम क्यों उसको मारते हो। रूस निकल गया, वो तो रूस निकल गया था। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इसको बाहर निकालना नहीं निकालना एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो ऐसी ऐसी बातें बोली। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो बिल्कुल ऑलमोस्ट फिल्मी अंदाज में, कि दिस इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। ये वर्ड यूज किया, ये फ्रेज यूज करी हुई, और कुछ 4-5 बातें बोली हैं जो मैं नहीं बोल सकता ऑनलाइन। I know. You know it. I explained to you. Very controversial. कि ये इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। यहाँ तक पुष्पेंद्र जी जो बात मुझे बोली गई ना, वो फिर भी एक पैटर्न में फिट आ रही है। रूस में थे, ये बहुत लोगों ने बात बोली थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, मतलब बहुत लोगों ने बोला बात है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि इट डजंट सरप्राइज यू एनीथिंग। उसके बाद में फिर लेकिन उसने एकदम से बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया, और वहाँ वो जो लाइन यूज करी, गवर्नमेंट के हाथ में है, ये उनका कॉल है, पॉलिटिकल कॉल है, ये हाँ, ये मुद्दा भारत के लोगों को समझ में नहीं आएगा। इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट, वी वर इन टच विद हिम अंटिल 1985, we have all records, we even have the minutes of discussions of Prime Minister Indira Gandhi with him. My God. जब ये सुना तो मेरे, अब जैसे आप, मैंने कहा क्या पागल वाली बातें कर रहे हो यार। We were in touch with him until 1985. We even have minutes of discussions of Prime Minister Indira Gandhi with this Washington Post. Are you crazy? अब लेकिन वो सोर्स इतना ऑथेंटिक क्रेडिबल था कि मेरा दिमाग घूम गया, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहे हैं इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। और जो 2-4 बातें जो मैं नहीं बोल सकता पब्लिकली, ये क्या बोल रहे हैं बैठ करके बातें। और मेरी नींद उड़ गई 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मेरे को सोर्स क्रेडिबल था। सोर्स मेरे पास, किसी ने स्टोरी प्लांट नहीं की मेरे पे। या तो ना कई बार होता है कि आपको लोग आप पे कोई मजाक करने के लिए आप पे वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं वो डिटेल पूरी खोल सकता नहीं, लेकिन मैंने ही अप्रोच किया था। और उसके बाद उसको मैंने कंफर्म किया 20 साल में, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे उसके बेस पे क्या रहा हूँ, और भी मेरे पास बहुत चीज़ें। तो वो उसने मुझे तो मेरा अब समझ में ना, ये बोला क्या है। 5 आदमी मिलने आते थे उनसे, अब ये नहीं बताया 5 आदमी कब कहाँ 85 में कांटेक्ट में। पहले तो खोपड़ी में ठनका कि राजीव गांधी के टाइम पे 85 में सुभाष बोस कहाँ से आ गए। नेताजी तो गांधी जी के बराबर समकालीन थे, और गांधी जी को तो इतना, फिर देखा यार नेताजी की एज कितनी थी, नेताजी तो गांधी जी से 28 साल छोटे थे।
इतनी उम्र में बहुत जी। फर्क था। 22 साल बड़े थे सरदार पटेल सुभाष बोस से, पंडित जी 9 साल बड़े थे। और हमारे मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने हैं देश के 77 में, मुरारजी भाई सुभाष बोस से बड़े थे कुछ महीने। वो तो उनका माशाल्लाह मुरारजी भाई की शक्ल पे एक झुर्री भी नहीं थी जब वो प्रधानमंत्री बने। जी, 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 जी। वो एक टॉनिक मिलता था उस ज़माने में, कहते वो पीने से आदमी की जवानी रहती है बिल्कुल। यस, तो यस, यस। हाँ, तो वो तब जब 77 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं मुरारजी भाई, सुभाष बोस से हुँ। बड़े थे उम्र में। फिर कि नहीं यार 85 नेताजी वुड हैव बीन 88 इयर्स ओल्ड। हाँ, 88 इज़ नॉट दैट एडवांस, इट्स नॉट 125। फिर लेकिन समझ में आया, फिर याद आया कि हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टोरी फ्लोट करी थी। हमने क्वेश्चन पूछा था कि नेताजी व्हेन डिड ही डाई, डू यू थिंक डिड ही डाई इन 45? तो लोगों ने ऐसे बहुत सारे हमको जवाब ईमेल में भेजे थे बहुत सारे। तो वहाँ से जवाब आया करके किसी का, मैं मेरे को याद है कि हाँ ये 85 किसी मेल में मेरे था मेरे करके। तो देखा है हाँ, वो मेल खोल के देखी, वो मेल में लिखा था कि हाँ, आई नो नेताजी डिड नॉट डाई इन 1945 बिकॉज ही वाज हियर विद अस अंटिल 1985, ऐसे कुछ करके मुझे एक मेल था। तो देखा किसी वो इंद्रनील बनर्जी का हाथ लिखा हुआ था उसमें करके। उसको फ़ोन किया, उसने कहा हाँ मेरे 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 डैडी डॉक्टर प्रियव्रत बनर्जी ने मुझे लिखने को बोला। इंद्रनील भी खुद डॉक्टर ही है अभी वो। तो मैंने डॉक्टर प्रियव्रत बनर्जी से बातचीत करी उनसे। अब उनसे बातचीत की तो पहली बात सर, आप तो मीडिया में रह चुके हैं, आप पहले सोर्स की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। एब्सोल्युटली। और तो उन्होंने तो उनसे बात, जो जैसे डॉक्टर होते हैं बात करने में सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अच्छी अंग्रेजी में बात करते हैं, स्टाइल से बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े स्टाइल से बोले मुझे आराम से तमीज़ बात। मैंने उनको थोड़ा उनको हल्का सा मैंने मिसलीड किया। मैंने कहा सर हाइट कितनी थी बाबा जी की अब तो वो बात कर रहे थे गुमनामी बाबा के बारे में। तो मैंने कहा उनकी हाइट कितनी थी? तो मैंने कहा वो कहते 5 फुट 9-10 के आसपास होंगे, मेरे जितने होंगे ऐसे करके। मैंने कहा नेताजी तो 6 फुट के थे। तो उन्होंने कहा जी वो अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, हाइट तो चेंज कर सकता नहीं उनकी में। तो आई अंडरस्टूड कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा जो भी है करके। और नेताजी की हाइट 5 फुट 9-10 के आसपास ही थी, ही वाज 5'9" से ऊपर थे थोड़े से। तो अब मुझे याद उसमें आता है कि जब हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स में इंक्वायरी कर रहे थे, तो मेरा दिमाग बिल्कुल क्लोज था इस इशू। मैं दिल्ली का पैदा हुआ सर, दिल्ली का, हम लोग दिल्ली के पढ़े लिखे हैं, हम तो अंग्रेजी गाने सुन करके हम लोग तो ऐसी बातें करते थे। मेरे को तो सपने आप ख्याल नहीं होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है फैजाबाद में बैठे हुए गुमनामी बन करके। नहीं। एब्सोल्युटली मेरा दिमाग क्लोज था। जब हमको पहली बार एसटी में लोग कुछ आए थे, जब हम लोगों ने इंक्वायरी की थी, कुछ लोगों ने आके हमें कुछ कागज पत्र दिया कि ये बाबा जी थे वटेवर। तो मैं अपने दोस्त को मैंने झाड़ा था, कुली को, मैंने कहा तुम क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो पागलपंथी की बातें करने आए हैं। तो मैं तो बिल्कुल, मेरा माइंड टोटली क्लोज था। आज तो लोग कम से कम सुन लेते हैं मुझे, मैं तो सुनने को राजी नहीं था। मैं तो इतना खिलाफ था कि क्या बेवकूफ़ी वाली बातें ये लोग कर रहे हैं, सुभाष बोस कहाँ से जिंदा हो जाएगा, वो भी फैजाबाद जैसे इलाके में। लेकिन जब उन्होंने बोला, और उसके बाद से ये बात को इतने साल हो गए, आज तक एक भी इनपुट, और इनपुट मुझे मिलते रहते हैं, लास्ट वीक भी इनपुट मुझे मिला है, वो भी किसी गवर्नमेंट के आदमी से मिला है सीनियर लेवल पे। आज तक एक भी इनपुट, एक भी रिसर्च का डेटा, एनीथिंग दैट हैव कम टू नो 20 इयर्स। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया, उसमें मेरा दोस्त चंद्रचूड़ आ गया, हम 2015 से ग्रुप हमने बना दिया मिशन नेताजी का। तो अब चंद्रचूड़ मेरा कोई लंगोटिया दोस्त नहीं है, ना चंद्रचूड़, ना शायंतन, ना विशाल, हम जितने लोग काम कर रहे हैं कि हम कोई बचपन के दोस्त नहीं है। हम लोग सारे एक कॉज को लेकर इकट्ठे हुए थे, और उनको भी विश्वास करना, चंद्रचूड़ भी विश्वास नहीं करता था, वो लंदन में था उस टाइम पे। तो उसने मुझसे पूछा कि वो बंगाली है, मैं बंगाली नहीं, तो जो मैंने डाटा था मैंने शेयर किया, देखो ये डाटा है, ये लोग हैं। उन्होंने भी उनसे बातचीत करी, वो उनके पास में गए। आज हम लोग पिछले 15 साल से उन लोगों को जानते हैं जो उनके कॉन्टैक्ट में थे। बहुत लंबा समय होता है, आप पत्रकारिता में थे, आप किसी भी आदमी को देखेंगे 5 मिनट बात करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कितने पानी के अंदर है। एब्सोल्युटली मैं करेक्ट, तो वेरी उन करेक्ट। लोगों को पिछले 15-20 साल से जानता हूँ। वही जो बैनर्जी जिसकी बात कर रहा हूँ, नाउ ही इज़ डॉक्टर बैनर्जी बिकॉज़ उसके फादर ही इज़ नो मोर। तो इंद्रनील को या उसके डैडी को मैं पिछले 15-20 साल से जानता हूँ लगातार। झूठ बोलने का मोटिव होता है सर। और ये बात सिर्फ इंद्रनील की नहीं है, वो बात हर एक व्यक्ति की जो उनके कॉन्टैक्ट में था, करेक्ट। चाहे लखनऊ में, चाहे कलकत्ता में, कहीं और, उस सारों के सारों की क्रेडिबिलिटी में कोई डिस्प्यूट डाउट नहीं है। और एक भी इन्फॉर्मेशन, एक भी डेटा, हम उस बात करेंगे, इस केस के खिलाफ नहीं आया। तो मैंने आपको बहुत लंबी कहानी सुना दी, लेकिन जो कि मेरा जो इस पूरे प्रकरण में आना एक फिल्मी कहानी की तरह है। मैं कोई 30 मार खा नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने मेरे गले में डाल दिया इसको चीज़ को, और मैंने इसको छोड़ने की कोशिश भी की थी बहुत बार इसको बीच में से। लेकिन वो जैसे विक्रम बेताल वाली कहानी होगी, मेरे पीछे ये लगता है किस्मत ने लिखा था कि यही काम तुमने करना, तुझे और कुछ नहीं करना। तो ऐसा समय आया कि मैंने छोड़ दिया बीच में कि छोड़ो, ये क्या करना, कुछ हो ही नहीं रहा था, गवर्नमेंट कुछ कर रही थी, तो हम लोग कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2001-2 के बाद से और 2020 हो गया,
बीच में बहुत पड़ाव आए, मैं हर बात को पब्लिकली नहीं बोल सकता, तो ऐसे बहुत पड़ाव आए थे, सरकार कुछ नहीं करी। और आप लोग ये भूल जाते हैं, मेरे से पहले जिन लोगों ने 1-2 किताबें मतलब इवन समर गुहा ने जो किताबें लिखी थी वो उस टाइम पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। मेरी किताब तो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, दोनों की दोनों। मैं तो कांग्रेस के टाइम पे ही अपनी पहली 2 किताबें लिखी है उस टाइम पे। और आजकल लोग जो बोल रहे हैं बैठ के ट्विटर फेसबुक में कि अभी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा गूगल सर्च कर लो और गूगल से पहले के अखबार चेक कर लो। मैं आपको ऐसी बातें बोलता मिलूंगा आज से 15 साल पहले भी। और वेरी उस राइट, जमाने वेरी में मेरा गार्डियन में आर्टिकल छप चुके हैं, वो मेरा नाम छप चुका, फॉरेन के टाइम्स में छप चुका, लंदन के अंदर गार्डियन में छपा था 5, 6, 7 में। तो ऐसा नहीं है कि ये बात मैं अभी से नहीं बोल रहा, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। और जो हमने कंक्लूजन मोटा मोटा ड्रॉ किया था हिंदुस्तान टाइम्स में, अब हमारे पास में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन स्टैंड में कोई चेंज नहीं है। जो 2001 में कंक्लूजन निकाला था वही कंक्लूजन आज भी है। एक भी एविडेंस, एक भी लीड उसके खिलाफ में नहीं गई। और आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं दूसरा कि मैं आज मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ये मिसलीड कर रहे हो। अरे भैया, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेट्रो में घूमता हूँ, ठीक है जी। मेरी औकात है कि जो सुभाष चंद्र बोस मर जाए रूस के अंदर या प्लेन क्रैश में मर जाए, मैं वो पागल आदमी हूँ जो उसको जिंदा करके फैजाबाद में ले आऊंगा। मेरी क्या ये स्टोरी है बेचने वाली कोई? लोग तो मुझे पागल बोलते थे 2015 से पहले। मतलब अगर मुझे पैसा भी लगाना, किसी घोड़े पे लगाऊंगा जो घोड़ा जीतेगा। मतलब ये कोई थ्योरी है जिसमें मैं अपना आई पुट माय मनी ऑन दैट थिंग? इट डजंट मीन। और मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज है, क्या रिसोर्सेज है मेरे पास में? घूमते हैं मेट्रो के अंदर हैं, और हम लोग इतनी बड़ी अगर नकली स्टोरी प्लांट भी करनी तो ये कोई स्टोरी है प्लांट करने वाली कि सुभाष चंद्र बोस जो मर गए? अनुज भाई एक बेसिकली सेट हमारे यहाँ एक नैरेटिव है ना, कि मतलब कुछ लोग कुछ ही काम कर सकते हैं, बाकी ये काम ही नहीं कर सकते। मतलब ये लोगों को लगता है कि भाई वाई अनुज, भाई इनका है, अब अगर आप कर रहे हैं तो लोग आज आपको इस सरकार से जोड़ देंगे कि आप प्लीज करना चाहते हैं, क्योंकि 90% सोसाइटी हमारे यहाँ इसी तरह से ग्रो करती है। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की सरकार होगी तो कुछ लोग बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल हाँ। हो जाएंगे, किताबें लिखते हैं, तो उनका वो बना हुआ नैरेटिव है। तो आप जैसे लोग उसमें इसलिए फिट नहीं बैठते कि लोगों को पता नहीं होता। लोग समझते हैं सभी ऐसे हैं तो वो आपको भी ऐसे ही समझते हैं। तो ये मैं इसलिए नई बात नहीं मानता हूँ कि खासतौर से आप तो जानते हैं मीडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस नैरेटिव पे चलते हैं। जो आप बताइए कि हमारे देश में कितने पत्रकार प्राइम मिनिस्टरों के मीडिया एडवाइजर बने, कितने पत्रकार हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बने, लेकिन वो फिर भी पत्रकार रहते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी से टिकट भी लड़के आते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, लौके अखबार के एडिटर होते हैं, कहते हैं हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो ये एक आज बहुत बड़ी आज लॉबी है। अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने अभी देखा ट्वीट, अभी मेरे ख्याल से जावेद अख्तर जी ने ट्वीट किया, वो कर रहे हैं कि वो सुगौतो बोस का नाम ले रहे हैं, नेताजी के परिवार का एक है। एक तो ये विडंबना बड़ी है कि कोई भी आदमी अगर इंग्लिश में बोलता है, वो भी खासकर अमेरिकन एक्सेंट में हो, तो उसको समझा ठीक ही बोल रहा होगा भैया। तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर है और नेताजी की फैमिली का आदमी है। बट तुम असली बात ये तो बताओ भैया कि उसके खानदान ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी का चमचा भी है वो। नहीं, उनसे खानदान का कहिए वो रिकॉर्ड उर्दू तो में है गजलें कि करें, आप गजल लोगों लिखने का को अपना काम है। मिसलीड कर रहे हैं, दूसरों को लेबल लगा रहे हो और अपने गिरेबान में जाके देख नहीं रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो। नहीं, तो मैं कि कह रहा जब हूँ कि उसके जिस जावेद, आदमी के हु इज खानदान। जावेद अख्तर, हु इज जावेद अख्तर, वो अपनी कुछ कविताएं लिखें, नज़में लिखें, वो हर चीज पे दखल देंगे क्योंकि उनको मुसलमान हैं, इसलिए उनको हर बात पे बोलना है। वो इस देश के माहौल पे भी बोलेंगे, वो पार्टीशन पे भी बोलेंगे, वो सुभाष पे भी बोलेंगे, वो हर ऐसे आदमी पे बोलेंगे जिससे उनकी पोल खुलती हो। तो ये एक नैरेटिव है अनुज भाई, मैं उसको कोई वो उस तरीके से नहीं देखता। लेकिन मेरा मेरा मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा गुमनामी बाबा, अयोध्या, फैजाबाद, ये जो मिस्ट्री है ना, ये आपकी किताब के बाद मैं देखता हूं, जितने लोगों से मैंने बात की कि ऐसे किताब है भाई और ये किताब में लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है। मुझे लगता है लोगों को कुछ कुछ लगता था ऐसा है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल। कोई उनके पास कोई एक जैसे कह सकते हैं ना कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। तो पर्सन लाइक यू, जब आपने वो रिसर्च किए, अच्छा इसमें आपका ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, और आपने नहीं, अपनी किताब में लिखा है एक जगह कि उस जमाने एनडीए की सरकार में भी जो मुखर्जी कमीशन बना उसको भी सरकारों ने कोऑपरेट नहीं किया। तो ऐसा नहीं क्या कहते हाँ। कि कोई आपने कोई कांग्रेस और लेफ्ट और राइट से कोई लेना देना हो। तो नहीं, बहुत ही मैं तो बीजेपी के पीछे पड़ा हूँ आजकल। मैं तो अभी पंडित जी गवर्नमेंट तो ही नहीं, अभी तो गए पंडित जी तो चले गए। ये तो अब जो अच्छा काम करेंगे तारीफ करूंगा कि जो कल मूर्ति वाला दैट काम इज बहुत व्हाट अच्छा आई, काम हुआ। हाँ, यस लेकिन यस, मैं तो वही उनके मैंने पीछे कहा पड़ा ना। हूँ। मैं तो हमारी किताब का लब्बो लबाब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस केस को दबा के बैठी है। मैं तो योगी जी पे मैंने मोर्चा खोला हुआ है। तो ये तो बिना पढ़े आप इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं करके, तो ये है सर। इसमें बड़ा समझना बहुत मुश्किल नहीं है इसको। बड़ा मैं आपको एक मतलब वैसे लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन जब से हमारी हिंदुस्तान टाइम्स की हमारी इंक्वायरी आई थी तो बहुत बड़ी जनता उस केस को जान गई। और इतने लोगों में कॉमन सेंस है कि अगर हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स का क्या एजेंडा होगा? आजकल लोग बोल रहे हैं कि ये स्टोरी आरएसएस ने प्लांट करी हुई है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के आरएसएस में था क्या भैया?
हाँ, नहीं, वो तो शुरू और से ये बीबीसी कांग्रेस ही में भी रहे खबर आ उनका। चुकी है, इवन बीबीसी में भी खबर इसके बारे में फेवरेबल आ चुकी है बात। बीबीसी भी आरएसएस ने प्लांट करी है क्या? तो इतना हाँ, थोड़ा, वो और तो दूसरी बात है कि बीजेपी संघ वाले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस केस में कुछ खास भी। हाँ, तो ये बेकार की बात है। लेकिन मोटा-मोटा जो लोगों को समझना ज़रूरी है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन नेताजी वाले केस में बची नहीं। इनफैक्ट कल रात को मुझसे सवाल पूछा गया था और नेताजी की लड़की वहाँ बैठी थी। मैंने उनको वही बात मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला? 4-5 सिर्फ 2-3 मिनट में कि कहानी है क्या? पहली बात तो ये कि मेरी वजह से मेरी जो पहली किताब आई है बैक फ्रॉम डेड 2005 में, मैंने एक नैरेटिव सेट किया। वो नैरेटिव आज स्टैंडर्ड नैरेटिव हो गया। वो नैरेटिव ये है कि पहले लोग ना अलग-अलग बातें क्या करते थे। हम लोग जब छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, तो हमारे अलग-अलग कहानी होती थी कि अटलांटिस नाम का एक महाद्वीप था, वो मिस हो गया, उड़न तस्वीरें आती हैं। इस तरह की सारी कहानियाँ दुनिया भर में बच्चे और लोग बातें करते हैं बड़े से, जो मिस्ट्रियाँ होती ग्रेट की वर्ल्ड की मोटी-मोटी। भारत के लोग हैं उनके लिए 2 मिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। इसी सीरीज़ में वो कि नेताजी की वो तो कहते हैं मर गए लेकिन वो तो रूस में थे, किसी गुलाग में उनको देखा गया था। और या वो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी बॉडी नीली-पीली पड़ गई थी। इस तरह की बातें हम बचपन में हम लोग सारे सुनते थे, करते आते थे और ये भारत में ये खासकर तब जब इंटरनेट, टीवी नहीं था तो लोग बहुत ये चर्चा करते थे, चाय पे चर्चा उस ज़माने में हुआ करती थी। तो मैंने वो नैरेटिव सेट किया कि देखिए सुभाष बोस की डेथ के ऊपर मिस्ट्री है, उसमें लोगों ने अलग-अलग बातें बोली हैं, पर आप मोटा-मोटा एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि सिर्फ़ 3 थ्योरियाँ हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। चौथी कोई थ्योरी टेबल पे नहीं है। पहला प्लेन क्रैश थ्योरी कि सुभाष बोस की डेथ 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में, जो आजकल का जो ताइवान जो कंट्री है, ताइपाई शहर में एक प्लेन क्रैश हुआ था। उनका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है अभी सोंगशंग एयरपोर्ट, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी थ्योरी जिसको हमारे जनरल जीडी बख्शी साहब और सुब्रमण्यम स्वामी बहुत खुल कर के बोलते हैं कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो रूस में थे बाद में और पंडित जी के कहने पे उनको वहाँ पे स्टालिन ने मरवा दिया। और ये भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है और भगवान ना करे ये सच हो, अगर ये सच हो तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो और तीसरी थ्योरी निकल के जो मैंने मेरे से पहले लोगों ने रिपोर्ट की थी, अशोक टंडन जी ने पहले उसको ब्रेक किया, फिर वीएन अरोड़ा जी, और दोनों अभी भी हमारे बीच में अभी भी हैं वो। अरोड़ा जी जो हैं उन्होंने उसको बाहर निकाला इन दोनों ने मिल करके और बाकी लोगों ने। तो वो थी, लेकिन कहीं न कहीं वो दब के रह गई, वो सिमट गई और कभी वो यूपी से बाहर, लखनऊ से बाहर नहीं आ पाई। तो उसको इंटरनेशनल ले जाने का काम मेरा था और मैंने उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जो पहले वो लोग उस ज़माने में नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग ऑपरेट कर रहे थे 85-87 में, पूरा कंट्री का माहौल कुछ और था। मैं ऑपरेट कर रहा था 2000-2001 के बाद में। मेरे लिए इन्फॉर्मेशन को निकालना आसान हो गया, मैं दिल्ली में था वो तो मेरी वजह से ये स्टोरी गुमनाम इसमें। तो तीसरा एंगल जो ऐड हो जाता है कि नहीं, ना वो मरे ताइवान में, ना वो मरे रूस में, वो मरे थे अयोध्या के अंदर और उनका संस्कार हुआ था आपके गुप्तार घाट, जहाँ पे अभी बहुत अच्छा काम जहाँ भगवान राम को भी जल समाधि ली गई थी, तो वो उस जगह पे। अब उसमें सिर्फ कॉमन सेंस आती है। अभी मैं, क्योंकि बार-बार ये लोग मुझे, इवन मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आपका विश्वास क्या है? मैं उनको रिमाइंड कराता हूँ कि भैया मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं विश्वास लेके नहीं चलता, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं आपको एविडेंस बता रहा हूँ। आई एम नॉट डीलिंग विद द बिलीफ, करेक्ट, करेक्ट, आई एम करेक्ट। डीलिंग विद एविडेंस। आप मुझे करेक्ट। एविडेंस दीजिए कि एविडेंस क्या है? तो एविडेंस ये बोलता है कि अगर हम लोग ये साबित कर दें बिना कोई रीजनेबल डाउट के कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी ताइवान में, तो ऑटोमेटिकली वो आदमी ना रशिया में मर सकता है, ना वो भारत में आ सकता है। अगर वहीं कहानी खत्म होगी तो जब आदमी मर गया तो वो यहाँ कैसे आ जाएगा? तो अगर हम रीजनेबली एस्टैब्लिश कर दें कि वो ताइवान में मर गए थे, कोई डाउट ना रहे उस पे, तो ऑटोमेटिकली कहानी खत्म। वो ये फैज़ाबाद को, सॉरी अयोध्या, फैज़ाबाद और ये रशिया-वशिया सब खत्म हो जाएगा। उसी लॉजिक पे अगर हम ये स्थापित कर दें कि साहब जो सुब्रमण्यम स्वामी और जीडी बख्शी साहब कहते हैं कि साहब उनको रूस में मार दिया गया था उनको, ठीक है, कल को कोई निकल आता है मान लीजिए, क्योंकि रूस में मारा होगा तो पूरा फायरिंग स्क्वाड होगा, उनकी कवर होगी वहाँ पे, रिकॉर्ड बनते हैं, मजाक थोड़ी ना है, ऐसे रशिया में ऐसे शूटिंग नहीं किसी को होती है। तो डाटा निकल जाए, क्लियर डॉक्यूमेंट निकल जाए, फिर उसका मतलब ऑटोमेटिकली कहानी खत्म कि साहब वो प्लेन क्रैश में नहीं मर सकते और वो अयोध्या में नहीं हो सकते। हाँ, अगर रशिया वाली बात सच निकलती है तो मेरे को एक एकेडमिक इंटरेस्ट होगा कि फिर ये कहानी में क्या है, खेल है, क्या झोल है, लेकिन कम से कम कहानी वहाँ खत्म हो जाएगी कि साहब वो वहाँ नहीं मर सकते, तो वो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। अब आपको यही यार्डस्टिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा तीसरे एंगल पे, कि अगर ये साबित होता है कि वो भारत में थे सन 70, 75, 85 तक, तो ऑटोमेटिकली वो रशिया में नहीं मर सकते, वो ताइवान में नहीं मर सकते। हाँ, ताइवान में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, ये हम उस पे गहन स्टडी करेंगे, उसकी वो किताब इतनी मोटी बना दी है। लेकिन जब स्थापित, तो पहले हमको ये एस्टैब्लिश करना है कि क्या ये आदमी जिंदा था कि नहीं था। अब लोग क्या करते हैं कि लोग सवाल पहले पूछ रहे थे कि नहीं, अगर वो यहाँ आते थे तो निकल के क्यों नहीं आए, वो किससे डर, या वो क्यों निकल के नहीं आए, किससे डरे थे, ये बात की बात है। पहले आप ये देखो कि क्या हमारे पास में रीजनेबल एविडेंस है वो एस्टैब्लिश करने के लिए, या इवन एक थ्योरी फ्लोट करने के लिए कि वो भारत में थे।
तो पहली चीज़ जो प्लेन कैश की थ्योरी आती है, एक लोगों को समझना चाहिए कि जो प्लेन कैश की थ्योरी है वो वैसी थ्योरी नहीं है जैसे माधव सिंधिया का प्लेन कैश हुआ था या संजय गांधी का प्लेन कैश हुआ था कि जहाज उड़ा, संजय गांधी जहाज में बैठे, 6 लोगों ने देखा जहाज उड़ गया, जहाज क्रैश कर गया, संजय गांधी जी की बॉडी मिल गई, सब लोग हॉस्पिटल ले गए, जो डॉक्टरी काम करना किया, बाद में उनको क्रिमेट कर दिया गया। इसमें पूरी कहानी सुभाष बोस की डेथ की थी, इट वाज बेस्ड ऑन हियरसे। उसने कहा ये हुआ, उसने कहा ये हुआ, उसने कहा ये हुआ, ना डेड बॉडी है, ना डेड बॉडी की फोटोग्राफ है, ना आपके कोई रिकॉर्ड मिल रहे हैं कंटेम्प्रेरी वहां से, तो आप साबित कैसे करोगे साहब वो बंदा मरा था? ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि इस पे ब्रिटिश अमेरिकन को ही शक हो गया था, उन्होंने पहली इंक्वायरी उन्होंने अमेरिकन ने इस पे की थी, उन्होंने बोल दिया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये सब जापानी इसका क्लेम कर रहे हैं। ब्रिटिश ने जो प्रॉपर इंक्वायरी कराई, उन्होंने यहाँ पे कंबाइंड सेक्शन नाम का एक स्पेशल यूनिट बनाया उसके लिए, उसमें डब्ल्यू मैकराइट जो आईबी के नंबर 2 थे वो उसके हेड थे, उसके नीचे बहुत बड़े बड़े अफसरों की टीम थी, पीईएस फिनी उसमें थे, फिनी जो थे बंगाल पुलिस के चीफ थे, सुभाष बोस के एक्सपर्ट थे, एक राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ जो बाद में आज़ादी के बाद भी आईबी में बहुत बड़े अफसर थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो ऐसे, और एक डेविस था, तो ये सब लोग मिलकर के लोगों ने टीम बनाई, इन्होंने इंक्वायरी करी, कंबाइंड सेक्शन है, और कंबाइंड सेक्शन की आखिरी रिपोर्ट जो है वो गलती से भारत सरकार ने 97 में रिलीज कर दी, मेरे ख्याल से गलती से निकला ही वो, तो वहाँ वो कंक्लूड कर रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश का कुछ डाउटफुल लग रहा है और वो रशिया में होने का प्लान दिखाई दे रहा है करके। लेकिन ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट हैं जहाँ रूस में आने की बातचीत हो रही है और उन्होंने डाउट किया था, और इसलिए कभी जो आपके हमारे देश में जो सरकार थी अंग्रेजों के ज़माने में, उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया कि सुभाष बोस की डेथ हुई है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क ही रेज किया उसके ऊपर। तो अब इसका अंदर ज़्यादा भी वो करने की जरूरत नहीं है। 1997 के आसपास जब देश में सुभाष बोस की 100th बर्थ एनिवर्सरी बन रही थी और देश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए थे, तो नेताजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने शुरू हो गए उस जमाने के अंदर भी, आपको याद होगा। और उसी टाइम पे लोगों ने, जो लोग प्लेन क्रैश की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो प्लेन क्रैश की थ्योरी ये बोलती है कि सुभाष बोस की वहाँ प्लेन क्रैश में दुर्घटना होती है, वहाँ उनकी मौत हो जाती है और उनको वहीं क्रिमेट कर जाता है, क्रिमेशन वहीं होती है ताइवान में, ताइपे में, और बाद में उनकी जो अस्थियां हैं वो जापान में ले जाई जाती हैं, वहाँ जाके किसी टोक्यो में रंकोजी टेम्पल में जाके रख दी जाती है, और वो अभी वहीं पड़ी हुई है। तो 97 में लोगों ने बोलना शुरू करा कि आप नेताजी को मरे इतना टाइम हो गया, आप लोग बेकार की कंट्रोवर्सी कर रहे हो, वो अस्थियां अभी भी पड़ी हैं मंदिर में, उनको बाहर लेके आना चाहिए। तो उस जमाने के जो हमारे रक्षा मंत्री जी थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने मेरे ख्याल से अनविटिंगली बोल दिया कि मैं लेकर आऊंगा। तो जब ये बात हुई तो किसी भाई ने जाकर के वहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट में केस ठोक दिया, उसने कहा पहले आप पता लगाओ ये हड्डी है किसकी, उसके बाद लेके आना भारत के अंदर, आप किसी एरे गैरे की हड्डी लगे क्योंकि हमको चेप रहे हिंदुस्तान में सुभाष बोस की हड्डी बना करके। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी उस टाइम चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। अब यहाँ एक बात बोलना बहुत जरूरी है, हमारे देश में जो हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस, वो स्टेट के नहीं होते, क्योंकि लोग बोलेंगे कि बंगाली होगा तो सेंटी हो गया, जबकि बात उसे कि बंगाली में से आते तो सेंटी है नहीं इस केस के अंदर, वो तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर थे भैया, वो और आधे लाल सलाम है। सुभाष बोस में इतना ही इंटरेस्ट अगर बंगाली में होता तो आज और हमको बैठने की जरूरत थी नहीं इस केस पे लेकर के, वो पहली बात, वो यही तो हमारी ट्रेजेडी है पूरे केस में कि बंगाल इस केस में खड़ा नहीं हुआ इस केस में आज तक कभी। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी जो थे वो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, अभी वो यहीं ग्रेटर कैलाश में घर था उनका, उनकी वो खत्म हो गए, तो मैं उनसे मिला था, बाद में मिला था, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, जो प्राइवेटली बोला वो तो अभी बहुत धमाल है उसके अंदर। अब उसमें उन्होंने जो रिकॉर्ड पे बोला कि उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, और ये रिकॉर्ड सर रिकॉर्ड पर है, ये बात बता, तो ये नहीं कह रहा कि जज में कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने बोला नहीं, मैं आपको ऑर्डर कोट कर रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। उन्होंने सरकारी वकील से, काउंसिल से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है इस केस पे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह कि जितनी हमारी डिस्कशन डिबेट्स होती हैं टीवी में, वहाँ पे आते हैं स्पिन डॉक्टर्स, पार्टियों के स्पिन डॉक्टर्स जो होते हैं बहस करने में माहिर होते हैं, खासकर वकील होते हैं वो लोग। तो तू तड़ाक करना, दूसरे को बोलना, चीखे मार देना, देखो ये काम कोर्ट में चलेगा नहीं, कोर्ट वाला एविडेंस मांगेगा आपसे, और वही खासकर अगर जज को केस में इंटरेस्ट है तो वहाँ स्पिन डॉक्टरिंग नहीं चल सकती, या स्पिन डॉक्टरिंग कर सकते हैं टीवी चैनल पे आकर के। तो वहाँ उसको एडमिट करना पड़ा कि प्लेन क्रैश की थ्योरी बोली जाती है लेकिन उसमें एविडेंस बहुत स्केची है और देयर आर मेजर कंट्राडिक्शंस इन दी आई विटनेस अकाउंट। एक तो स्टोरी सारी की सारी बेस्ड आई विटनेस अकाउंट पे, और कंट्राडिक्शंस का हालत ये है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये कोर्ट में नहीं बोला लेकिन उन्होंने कंट्राडिक्शन की बात बोली, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 या 6-7 आदमियों की आंखों के सामने सुभाष चंद्र बोस जो एक वीआईपी थे, जिंदा जल के मर जाते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, नंगा करके उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतना भयानक सीन अपनी आंखों के सामने आप देखेंगे तो कभी भूलेंगे क्या? नहीं। मैंने बचपन में, मैं बच्चा था तो मैंने पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी, किसी आदमी पर ट्रक चढ़ गया था। आज के दिन भी मैं आपको जाकर के दिखा दूंगा कि नई दिल्ली में कौन सी सड़क थी, वो ट्रक था और कहाँ वो जगह खड़ी, क्योंकि ये चीजें दिमाग से निकाल सकता नहीं आदमी कभी, फोटो फिनिश मेमोरी हो जाती है। आप खासकर ट्रेजेडीज के बारे में, ठीक है, छोटी मोटी चीजें भूल जाएंगे। तो ये
और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे एक आदमी आज कुछ बोल रहा है, वही आदमी 1 महीने बाद कुछ और बोल रहा है, वही आदमी, और आपस में कुछ उनका अब जैसे मान लीजिए मेन विटनेस कहता है कि साहब पहले उसने अमेरिकन्स को बोला कि जब हमको प्लेन क्रैश हो गया, मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं बाहर कैसे आया, सुभाष बोस बाहर कैसे आए। दूसरी बार कहता नहीं, मैं उनको बाहर निकाल के लाया था, उनको रास्ते मैंने दिखाया, चलो ठीक है। वो दूसरा जापानी आके बोलता है कि नहीं नहीं, ये दोनों कुछ नहीं करते, मैंने इनको बाहर निकाला था, मैंने उनको बताया कैसे रोल करना है आप लोगों ने। एक और जापानी है, वो कहता नहीं, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, मैं वहां से गाड़ी लेकर आया, वहां से एयरपोर्ट से, वहां से इनको मैंने बाहर निकाला। सर ये दुनिया में कोई भी कोर्ट इस चीज को एविडेंस नहीं मानेगा इसको। मेजर कंट्राडिक्शन, मतलब वो कंट्राडिक्शन है सारे कि आप बैठ के उस पर 1 घंटा 4 घंटा ले पड़ सकते, इतने सारे कंट्राडिक्शन है। डॉक्टर कुछ बोल रहा है, नर्स कुछ बोल रही है, नर्स पता नहीं है भी नहीं है, जो भी तो बहुत कुछ प्रॉब्लम उसमें आगे थी करके। तो ये जब वो हुआ, तो जब कोर्ट ने बोला आप तुम खुद एडमिट कर रहे हो कि भैया कंट्राडिक्शन नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है, तो तुम प्रॉपर इंक्वायरी करो उसकी। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप इस पर इंक्वायरी करें। अब कोर्ट जो रूल्स के हिसाब से, अब ये भारत सरकार तब तक आ गई थी, हमारे अटल जी की गवर्नमेंट आ गई थी जी। और एक बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सोचने वाली जो ये है कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, सुभाष बोस के बारे में कुछ अच्छा काम हुआ। ये जो घटना घटी थी 97 में, उस टाइम पे देवेगौड़ा की गवर्नमेंट थी और पहली बार हम लोगों ने रूस से बात करी है वीपी सिंह जी के जमाने में। जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इवन नरसिम्हा राव के टाइम पे हल्का सा काम हुआ था। तो आप इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जब जब इस देश में एक नॉन डायनेस्टी गवर्नमेंट आती है तो सुभाष बोस को लेकर कुछ काम होता है। तो जब अटल जी गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पे इनकी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग में आपने सोली सराफ जी थे, अडवाणी जी थे, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, सारा पूरे जो पूरे बैठते हैं। उन्होंने सुभाष बोस की फैमिली के लोगों से पूछा और पता नहीं क्यों फैमिली में जो कांग्रेस पार्टी का धड़ा है उससे पूछा, वो तो बिल्कुल फेवर में थे इंक्वायरी के। उन्होंने कॉमरेड लक्ष्मी सहगल से पूछा जो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी, उसका भी व्यू वही है कि नहीं, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो सभी ने मना करा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग फंस गए कि कोर्ट ने हमको बोल दिया है और इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ऑर्डर इंक्वायरी का हो गया। और उस जमाने में जो प्रोटोकॉल होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नाम सजेस्ट करता है, तो जस्टिस थॉमस का नाम मैंने सुना है कि पहले होने वाला था, लेकिन वो शायद अवेलेबल नहीं थे, तो जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी के नाम का सजेशन हुआ और वो बंगाल के थे और सुप्रीम कोर्ट के बड़े जाने माने जज थे। आप जानते हैं जज अलग अलग किस्म के होते हैं, तो बड़ा वो सीधा सपाट आदमी था, पूरा टू द पॉइंट बात करेगा, अच्छे घर का था। उनके पिताजी भी बहुत जाने माने वकील और वो थे, तो वो उनको उन्होंने काम सौंप दिया मनोज कुमार मुखर्जी का। अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है मुखर्जी की। तो उन्होंने इंक्वायरी करी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंक्लूजन दिया कि प्लेन क्रैश की थ्योरी जो थी वो पूरा एक नकली स्टोरी प्लांट की गई थी और सुभाष निकलने का प्लान उनका पहले बन गया था कि रूस जाना है, क्योंकि वही जगह थी जहां से उनको फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट मिलेगा। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके पास में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, रूस में उनको एक्सेस नहीं मिला किसी डॉक्यूमेंट का, किसी इंटेलिजेंस आर्काइव का, तो वो ये स्थापित नहीं कर सके कि वो रूस में थे उस जमाने में। मैं ऐसे पत्रकार आपको बोल सकता हूँ, अगर आप मुझसे सवाल पूछे कि अनुज क्या नेताजी रूस में थे 45 के बाद, मैं आपको बोलूंगा हाँ वो थे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जस्टिस मुखर्जी का प्रॉब्लम है कि वो अपने एविडेंस एक्ट के हिसाब से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को वो नहीं मानते एविडेंस, लेकिन आप और मैं, हमारा नजरिया कुछ और है एज ए पत्रकारिता की तरफ से। और भी बहुत से एविडेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सवाल पूछे, नहीं आप कह रहे हैं कि नेताजी रूस में थे सन 45 के बाद में, लेकिन आप मुझे कोई एविडेंस दिखाइए जो मैं कोर्ट में ले आ सकूं, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि दाऊद इब्राहिम बैठा है कराची में, उसका एविडेंस क्या तुम्हारे पास में लीगली एडमिसिबल, दो मुझे। और आपको मालूम है कि लीगली एडमिसिबल एविडेंस क्या होगा? उसका एविडेंस लीगली एडमिसिबल ये होगा कि दाऊद इब्राहिम आएगा किसी भारत के कोर्ट में, एफिडेविट दे कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं कराची में रहता हूँ, तब उसको मानेंगे हाँ जी। तो ये कोई प्रूफ नहीं है। इवन जब बिन लादेन को पकड़ा गया वहां पे एबोटाबाद में, उसका एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से। जो अमेरिकन के पास में इंटेलिजेंस थी, उनके पास में फोटोग्राफ भी नहीं थी। और ओबामा इतना डरा हुआ था, उसने कहा भैया कोई शेख मिल जाए, उसकी बीवी मिल जाए, हम तो फंस जाएंगे वहां पे जाकर के। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो की जितना एविडेंस अमेरिकन के पास में था, अगर वो किसी भारतीय कोर्ट में आते कि देखो जी हमारे पास में ये एविडेंस है कि ये बिन लादेन बैठा है एबोटाबाद में, क्या हम अटैक कर दें इस पे? हमारे कोर्ट तो मना कर देंगे, हम तो वैसे ही ठेका लेके बैठे हैं ह्यूमन राइट्स फैलाने का पूरी दुनिया के अंदर। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। ये ऑपरेशन जितने फौज फूज के इंटेलिजेंस के जब मारधाड़ होती है, ये सारे के सारे एक हिंट मिलता है और काम हो जाता है। तो सुभाष बोस के रूस में होने के 1000 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे। वो टेक्निकलिटी ये है कि रूस वाले एडमिट नहीं कर रहे क्योंकि हम उनसे पूछते नहीं है, तो वो अदरवाइज इट्स वेरी क्लियर ना। द प्रॉब्लम जो जहां पे आ रही है और जहां पे मेरे को लगता है कि क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जनरल बख्शी और इवन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पढ़े लिखे इंसान इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो पूरा हाइपोथेसिस जो दिया जा रहा है कि साहब पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने मार दिया,
कम ऑन। नहीं देखिए उसमें देखिए मैं बख्शी साहब को तो नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो मेरे नज़रिया ये है कि वो कभी आरएसएस को फासिस्ट ऑर्गेनाइज़र कहते हैं, कभी वो सोनिया गांधी से सरकार गिराते हैं। तो मैं कभी-कभी मानता हूँ कि बड़े इंटेलेक्चुअली और सोफिस्टिकेटेड एक पॉलिटिकल ब्रोकर टाइप की उनकी बातें हैं। अब पंडित जी को डायरेक्ट आप उनके कहने पे मार दिया, ये एक ऐसी बात है कि जिसको कोई वो नहीं कह सकता। लेकिन कोई नहीं लेकिन उसमें, इसमें नहीं वो पॉलिटिकल टोन ज़्यादा है। नहीं, उसमें कई लोगों ने बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे को उस पूरे हाइपोथेसिस से बहुत परेशानी है। मेरे को परेशानी वो ये है कि कॉमन सेंस का पॉइंट है, जो बेसिक सेंस ऑफ हिस्ट्री है, जो लोगों को नहीं मालूम है। स्टालिन के भारत से कोई अच्छे संबंध नहीं रहे। एक, स्टालिन जब तक था भारत से कोई खास, हमारे संबंध रूस से अच्छे स्टालिन के जाने के बाद हुए। पहली बात तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, ये स्टालिन जब हमारे महात्मा गांधी जी को जो हत्या हुई थी, इन लोगों ने फूल तक नहीं भेजे हमारे को 2 दिन तक। यह हालत थी। महात्मा गांधी को उन्होंने बोला रिएक्शनरी वर्ड यूज किया। और पंडित जी के बारे में अपने उसने स्टालिन ने किसी नोट में लिखा राजनीतिक वैश्या, उसका ऐसा डिस्क्राइब किया, पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट उसके बारे में लिखा हुआ है, ये वर्ड यूज किया उसके लिए। तो जो आदमी उसको राजनीतिक वैश्या बता रहा है, चाचा नेहरू को हमारे स्टालिन, पंडित जी ने पता नहीं क्या कारण था, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन बड़ा कॉमन सेंस की बात है। क्यों? जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है भारत का पहला एम्बेसडर कौन था रूस के अंदर? पंडित जी की बहन। हाँ, बहन गई वहां पे। विजयलक्ष्मी पंडित। हाँ, विजयलक्ष्मी बहन फिर पंडित। कहानी है ना कि बहन वहां के कुछ पता लगाने गई थी वहां पे। वो भी कहानी, वो करेक्ट, अलग कहानी है कि बहन वहां गई थी, फिर हमारे एब्सोल्युटली। फिर वो हमारा टीचर्स डे गया, उसके बाद में राधा कृष्णन गया, फिर यहाँ पर वो आया, उसके एकदम से उसके सितारे खुल गए, सीधा ही एम्बेसडर बनने के बाद सीधा ही राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, भारत रत्न मिल गया पहला देश का, पता नहीं क्या सुरखाप के पर लगे थे उसमें। और वो कहानी निकल के आ रही है ना कि वो मौलाना आजाद ने बोला था किसी मीटिंग में कि क्या हम सब मर गए हैं, ये सर पल्ली कहाँ से पैदा हो गया हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए। तो वो बड़ी 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 जबरदस्त मिस्ट्री है कि इस राधा कृष्णन जो भारत का एम्बेसडर था रशिया में, वो सडनली उसके कैसे वारे न्यारे हो गए उसके। एनी हाउ, तो वो, तो ये वहां पे स्टालिन ने पंडित जी की बहन को मिला तक नहीं वहां पे। तो ये कौन सी कॉमन सेंस जो ये बोलती है कि पंडित जी के कहने पे स्टालिन, जो स्टालिन पंडित जी को राजनीतिक वैश्या बता रहा है, उसके ना, कहने नहीं, नहीं, पे नहीं। वो उस आदमी को मारेगा जिसकी मदद वो पहले कर चुका है 41 में। सुभाष बोस ने 1944 में रूस के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि रूस की कोई लड़ाई जापान के साथ में नहीं थी उस टाइम पे। रूस का एम्बेसडर जैकब मलिक वहां बैठा हुआ था टोक्यो के अंदर, वो चिट्ठी अवेलेबल है, मदद मांगी है। फिर उसके बाद में सुभाष बोस 1941 में दिसंबर में सीक्रेट ट्रिप इनकी रशिया में होती है। तो ये सब बातें हैं रिकॉर्ड पर। तो आप तो दूसरी बात, और सर जितना मोटा लब्बो लबाब, एक बात और है कि इन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं लोग बीच में, स्वामी जी। जो लब्बो लबाब निकल के आ रहा है, सारी रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की और जितने क्रेडिबल एविडेंस जो आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि सुभाष बोस को शेल्टर मिला था उसके अंदर। मारने की बात कहीं नहीं आ रही है, सिर्फ शेल्टर की बात आ रही है। जो क्रेडिबल, इवन जो रिपोर्ट इंटेलिजेंस की, वो सारे लिख रहे हैं कि शेल्टर मिला उसको वहां पे। तो शेल्टर को, किसी को संरक्षण मिलना और मारना अलग अलग बात नहीं है। ये दो समझते हैं कि अलग वहां पे बहुत। तो मार दिया गया, अरे उनको संरक्षण मिला वहां पे, वो क्यों मारेंगे उनको वो लोग? पहले उन्होंने मदद करी 41 में, जब यहाँ से भागे थे नेताजी 1941 में। तो लोगों को ये बेसिक बात याद नहीं है। काबुल के बाद वो जहाज में नहीं गए थे। वो जब काबुल यहाँ से गए हैं 41 में, जनवरी 41 में यहाँ से भाग, कलकत्ता से भागे, ट्रेन पकड़ी, वो पेशावर वगैरह होते काबुल पहुंचे। काबुल से उनको एक नकली पासपोर्ट मिला इटालियन दूतावास का। वो नकली पासपोर्ट उन्होंने लिया। उन्होंने, वो जो देने वाला जो आदमी था कुरोनी, वो बाद में बहुत बड़ा, वो भी मंत्री बना, वो भी बहुत सुभाष बोस का बहुत सपोर्टर था। उसका लड़का भी हमारा एम्बेसडर था इटली का थोड़े साल पहले, उसी आदमी का। क्योंकि कुरोनी बिकेम वेरी फेमस मिनिस्टर इन इटली आफ्टरवर्ड्स, एंड ही रिमेन वेरी सुभाष बोस एडमायरर इवन आफ्टरवर्ड्स। तो कुरोनी ने उनको एक नकली, उनको वो दिया, उनको एक बना करके पासपोर्ट, और ऑरलैंडो मुजेटा के नाम से। लेकिन वो रूस में दिखा करके नेताजी रूस में गए, रूस में 10 दिन रहे हैं, और रूस से वो बर्लिन गए थे। वही रूसी अगर उनको पकड़ के हवाले कर देते अंग्रेजों के, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती, वो तो गलत नाम वहां पे छुप के भाग रहा था। तो रूस ने उनकी मदद पहले करी हुई थी, उसी स्टालिन ने उनकी मदद करी थी। दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब प्रॉब्लम सर आ रही है कि प्लेन क्रैश में नहीं मरे, रूस में नहीं मरे। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही कि जस्टिस मुखर्जी गए फैजाबाद में, अयोध्या में, फैजाबाद का इलाका जहां वो रहा करते थे, अयोध्या में भी रहे, उससे पहले 10 साल वो अयोध्या में रहते, लेकिन जिंदगी के 2 लास्ट साल उन्हें बिताए हैं, जिसको आजकल फैजाबाद का नाम दिया जाता है। उससे 10 साल पहले वो अयोध्या में थे, बिल्कुल राम टेम्पल के आसपास की जगह पे वहां पर रहा करते थे। तो वो जब गए वहां पे, उन्होंने इंक्वायरी करी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, और उनका कंक्लूजन ये था कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट की आदमी सुभाष बोस थे। खासकर वो लोग जिन्होंने सुभाष बोस को भी देखा और नेताजी को भी देखा है।
उसको ना मानने की कोई कारण नहीं। और आई विटनेस अकाउंट क्या होता है ये बताना बहुत जरूरी है। आई विटनेस अकाउंट ये चीज होती है, कोर्ट कचहरी में फांसी हो जाती है आई विटनेस अकाउंट के बेस पे कि हाँ मैंने देखा था उसने गोली चलाई, खत्म। आप कोर्ट में जाकर किसी ने ये बंदा बोल दिया ना कि हाँ मैंने देखा था गोली चलाई थी, बस फांसी हो जाएगी आपको। ये होती है ताकत आई विटनेस अकाउंट की। और हमारे कोर्ट की रूलिंग्स हैं कुछ जगह पे कि अगर आई विटनेस अकाउंट में और डीएनए में क्लैश हो जाए तो आई विटनेस अकाउंट कई बार भारी पड़ Yes. जाता है उसके ऊपर। भारी पड़ जाता तो ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। तो आई विटनेस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर इतने मर्डर केस में आई विटनेस अकाउंट ही चलता है हर जगह। तो वो मुखर्जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, जाना माना क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो कोई 2 टके का कोई पत्रकार नहीं था। वो कह रहा है आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है। नंबर 2 ही इज राइटिंग कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो करस्पॉन्डेंस गुमनामी बाबा में, सो कॉल्ड बाबा में और उसके फॉलोअर्स में, जिसमें से आईएनए के लोग भी थे पुराने इंटेलिजेंस के, वो आपस में वो भी मैच कर रहा है। तो आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है। कि कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट दिस मैन वाज नेताजी। उसका मतलब लोगों ने निकाला कि मुखर्जी कमीशन ने वो रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला है कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है। क्यों नहीं है? कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग और वहां से कुछ दांत मिले थे 7-8 जो शायद उनके दांत थे, उन पर टेस्टिंग हुई गवर्नमेंट के लैब्स में और रिपोर्टें नेगेटिव आई। तो फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो नेगेट कर रहा है आई विटनेस अकाउंट को और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। तो देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दिस मैन वाज नेताजी। दैट इज देयर इज एविडेंस ही इज नेताजी बट इट इज नॉट क्लिंचिंग। लेकिन उसको जमा बना दिया कि साहब वो तो अच्छा। अब क्योंकि मैं खुल के बोल सकता हूँ कि जस्टिस मुखर्जी अब है नहीं। अब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था, इतनी तो साइंस मुझे भी आती है भैया कि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा हूँ कि डीएनए अगर किसी का नेगेटिव हो जाए तो उसके बाद में तो कहानी कुछ है नहीं आज के ज़माने में कोर्ट कचहरी में। क्योंकि हमको ये मालूम था पहले दिन से कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। मुखर्जी साहब ने खुद हमको बताया था कि साहब इन्होंने रिपोर्टें चेंज करी हैं। उनको शक हो गया था लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। आपकी तो मुलाकात मुखर्जी साहब से हुई है ना इस बहुत दरमियान बार में? बहुत बार बहुत बार बहुत बार मैं हुई। उसमें रिटायरमेंट की मैंने बात कर रहा पिक्चर हूँ। भी देखी। कमीशन के टाइम पे नहीं बोल, कमीशन के टाइम पे तो बिल्कुल वो स्टिफ अपर लिप जो वो लेकिन बिल्कुल इस बात ही नहीं किताब में कर। आपने उनकी तस्वीर है आपकी वो बातचीत वो करते अभी हुए इसमें। 2-3 साल पहले की है। वो 2-3 साल पहले की अच्छा। है। मैं ओके, उनके बाद जब वो कमीशन के वो नहीं, वो तो उन्होंने तो बोलना शुरू किया 3-4 साल बाद, मतलब कमीशन के हटने के बाद में। और जब वो कमीशन चेयरमैन थे तब वो हमसे नहीं बात करते थे। ये जो भी बातें बता रहा हूँ कमीशन के टाइम पे उन्होंने बातें हमको उनके उन्होंने बाद की नहीं बात आई नहीं, एग्री। बाद जी, जी। बाद में निकलने के सब उस टाइम पे तो बिल्कुल बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते थे। तो हमें मालूम था कि गड़बड़ है। और इनफैक्ट जस्टिस मुखर्जी का बाद में किसी ने गलती से रिकॉर्ड हो गया था इंटरव्यू जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि वो वही आदमी थे लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पाया उसको। कोई और केस होता तो हंगामा मच जाता इस पूरे केस के अंदर। एनीहाउ, अब फर्क जो ये पड़ा है कि पिछले बहुत सालों में, खासकर आज जो है, हमारे पास में पुख्ता सबूत आ गए हैं कि रिपोर्टों में गड़बड़ी हुई है। वो हम उस पर भी आएंगे। लेकिन अब मैं सवाल आपसे ही पूछता हूँ, सब लोगों से, जो देखने वालों से, कि मुखर्जी कमीशन ये साबित नहीं कर पाई कि गुमनामी बाबा नेताजी थे क्योंकि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा था और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहा था, लेकिन नेगेटिव रिपोर्टें आई थी। आज अगर हमारे पास में ये एविडेंस है कि वो रिपोर्टें फ्रॉड थी या हमारे पास में उनसे अच्छी रिपोर्टें पड़ी हैं, तो क्या हम कंक्लूजन निकालें फिर? तो मेरा कंक्लूजन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बात मुझे बोलेगी 20 साल पहले कि इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट, ये है वो। और ये पंडोरा बॉक्स है खुलने वाला। इसको खोलने के लिए हमें एक के बाद एक सेशन, जैसे हमने आपके साथ, मैंने याद है आप नागपुर में आपको मिला था मैं, हम लोग रात को ढाई, आप थके हुए थे और आप रात को मुझे पता नहीं 1:30 बजे छोड़ा। मुझे आप यकीन मानिए मैं थका हुआ था, लेकिन अनुज भाई द वे यू डिस्क्राइब थिंग्स ना, मतलब ऐसा लगता है कि आप 1 2 3 4 कंटिन्यू जो आप उसमें चीजें रखते हैं ना। पुष्पेंद्र जी, जी, अगर आप जैसे हस्ती को 2.5 घंटे बैठ करके रात को थकने के बाद 10:30 से 1:30 बजे तक अगर ये बात समझ आ सकती है, हो सकता है, आप समझ सकते हैं जनता पे क्या असर पड़ेगा इसका कल को ये बात खुल गई तो ये बवाल बहुत तगड़ा मचने वाला है इस पे। अगर तो सरकार को भी, मेरे को लगता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर बहुत पॉजिटिव होकर सोचूं, कि पानी में कूदने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ठंडा तो नहीं है बहुत, तो अभी जो ये हुआ है ना, अभी ये भी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं अभी। नहीं तो कल 23 तारीख की घटना के बाद तो पूरे देश का टेम्परेचर चेक हो गया है, जिस तरीके का रिएक्शन पूरी दुनिया में हुआ नहीं, है। लेकिन बाहर से भी यार मुझे उसमें बहुत सिग्निफिकेंट जो लगा है, जो हमारे विदेश मंत्री ने कल रात को, देर रात को जो ट्वीट किया है, डिफरेंट किया। मैं कहता आज तक किसी विदेश मंत्री ने सुभाष बोस को ऐसे, मैं कहता, तो उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिकेट किया कि आज का नया भारत जो है नहीं छोड़ेगा इन चीजों को।
बहुत नहीं, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट, एक बहुत बात और भी है, एक बात और है कि इस फॉरेन मिनिस्टर के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये कोई पॉलिटिकल ड्रिवन स्टेटमेंट है। ही इज ए नहीं, वेरी ही इज एरुडाइट मतलब टॉप पर्सन। यस यस यस, इसलिए मैंने कहा कि उनकी बात का, और उनके पिताजी जिस बिल्कुल, बैकग्राउंड में रहे हैं, तो वो फैमिली का एक अलग ही लेगेसी है, और उनकी बिल्कुल बात का दूसरा लेगेसी है मतलब है। उनके। पिताजी जो थे एक्सपर्ट थे, उनके छोटे भाई लीडिंग हिस्टोरियन है अमेरिका में, उनके दोनों बच्चे अमेरिका वही में बैठे मैंने हैं। कहा कि तो ही इज अवेयर इसलिए ऑफ द सिर्फ वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज। क्योंकि इज कल बहुत लोगों ने बकवास करी है, कुछ अंग्रेजों ने, वो व्हाइट चमड़ी वालों ने, कि साहब वो सुभाष बोस जो थे हिटलर के साथ में थे, वो किसी दिन हम पूरा डिस्कशन करेंगे, वो अलग टॉपिक है। नहीं, वो हिटलर तो ये के कहानी, साथ थे तो क्या, जी अलग बात है, हाँ, दैट्स अभी राइट। अभी जी, एक जी। जो बड़ा, जैसे मैं उसमें बहुत छोटा सा चीज है समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब उसी मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन था कि सरकार जो है हमारी मदद नहीं कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने कंक्लूजन किया कि सरकार हमारे रास्ते में रोड अटका रही है। थोड़ी फोटो जस्टिस मुखर्जी की भी थी कि सरकार जब रोड अटका रही है तुम्हारे रास्ते में, तो तुम्हारी उनकी लैबों की रिपोर्ट तुमने कैसे नहीं मानी, लेकिन वो उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब हमको अब खुल के सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय निकल चुका है। जब फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल दी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जब भी कोई एक्सपर्ट हैंडराइटिंग का अपनी रिपोर्ट देता है, तो खासकर ऐसे इंपॉर्टेंट केस में हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ उस पर लिखें कि क्यों ये हैंडराइटिंग मैच कर रही है, क्यों नहीं मैच कर रही है। एक हमारे डॉक्टर एस के मंडल जी, जिन्होंने एफएसएल कैलकाटा रिपोर्ट दी थी, कि रिपोर्ट तो 2 पन्ने की रिपोर्ट थी। पहले पन्ने में अपना नाम लिखा, लैब का नाम लिखा, और सेकंड पन्ने में लिख दिया कि साहब ये हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। तो ये रिपोर्ट है जी हैंडराइटिंग की, जिसको आज बड़े एक्सपर्ट जो हैं बता रहे हैं कि बड़ी तगड़ी रिपोर्ट दी थी इसने। अरे उसमें लिखा क्या, मुझे देखो। उसके काउंटर में मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे तो 3 है। कि मैं 2015 में 16 में दूसरी बार अमेरिका गया था मैं, तो मैंने वहाँ अपने मित्रों ने मुझे बोला कि हम कैसे मदद करें आपकी, आपको डीएनए करवाना है करके। मैंने को देखा डीएनए, मेरे सैंपल हमारे हाथ में नहीं है, तो डीएनए कैसे करवाएं टेस्ट, सैंपल हमारे हाथ में नहीं है। लोगों ने मुझे बोला, मेरे हाथ में ना रंकोजी टेम्पल का अस्थि है, ना मेरे पास में इसका दांत पड़ा हुआ है, तो मैं वो सैंपल नहीं, और मेरे पास कोई गुमनामी बाबा का कोई मेरे पास में वो नहीं है। हैंडराइटिंग, मैंने कहा हैंडराइटिंग हमारे पास पड़ी है उनकी अंग्रेजी में, तो वो उसका हम टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, टेस्ट करवाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कोई यहाँ का टॉप एक्सपर्ट मुझे इंडिपेंडेंट अमेरिकन ढूंढ के दीजिए मुझे आप, और हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। तो मेरे 2 मित्र वहाँ पे, अभिषेक बोस हैं वो, और दोनों अमेरिकन पासपोर्ट अमेरिकन हैं, वो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन अमेरिका का पासपोर्ट होल्ड करते हैं वो लोग। तो वो अभिषेक हैं मैरीलैंड के अंदर वो, और फिर दीपक निजामन जी अनफॉर्चुनेटली डाइड लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कैंसर। तो दीपक निजामन जी ने बोला कि उन्होंने दोनों ने ढूंढ ढांड के ये 5-6 नाम शॉर्ट लिस्ट किए। उसमें से हम लोगों ने कर्ट बैकट, एक बड़े जाने माने बड़े पुराने एक्सपर्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस है अमेरिकन आर्मी से लेकर के और बहुत कोर्ट कचहरी का, ही फिट द बिल, और उनको किया। और हम पिक्चर में नहीं थे, दीपक जी उनके पास में गए, उनसे उनको सैंपल दिए, उनको ये नहीं बताया कि इसके बारे में, ना सुभाष बोस का नाम, ना किसी बाबा का नाम। उनको बोला स्पेसिमेन ए, स्पेसिमेन बी, ये हैंडराइटिंग क्या ये दोनों मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही, कहानी खत्म। उसने हमको 49 पन्ने की रिपोर्ट दी, डिटेल में रिपोर्ट दी कि साहब ये आदमी है, ये मैच कर रहा है 100%, मैं किसी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। दोनों के एग्जांपल दिखा दिए। उसके बाद हमारी आईबीएन से CNN आईबीएन में पूरा डिबेट हुआ, उस पर कर्ट साहब को बुलाया, सुबह 6 बजे जाग गए अमेरिकन टाइम पे, वो आके खुल्लम खुल्ला बाइट दिया उन्होंने। और हमने उसी प्रोग्राम में जब हुआ था, तो हम लोगों ने, मैंने बताया कि मंडल साहब हैं कलकत्ता में, रिटायर हो गए, अब तो डायरेक्टर बन गए थे उस लैब के। तो मैंने कहा उनको आप बुलाइए और उनको बोलो तुम्हारा बाप आ रहा है रात को अमेरिका से, तुम्हें सिखाते हैं हैंडराइटिंग टेस्ट कैसे किए जाते हैं, तुम जो 2-2 पन्ने की रिपोर्टें दे रहे हो, आओ जरा टीवी पे और दिखाओ, तुम्हारी मैदान में आ जाओ बेटा। वो भाग गया, नहीं आया। तो ये सिर्फ यही, मैं अगर डेटा आपके पास रखूं तो क्या जनता क्या इसका कंक्लूजन निकालेगी। 49 पन्ने की एक अमेरिकन एक्सपर्ट जिसको कुछ लेना देना सुभाष बोस से नहीं है, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जिसको वो कोर्ट में डिफेंड करने को तैयार है, आप उसको मानेंगे, ये 2 पन्ने की रिपोर्ट को मानेंगे जिसमें कुछ रीजन नहीं दे रखा। तो ये लोग मतलब फॉरेंसिक के नाम पे नौटंकी ये लोग कर रहे हैं उन्होंने बैठ करके। उन्होंने दूसरा प्रॉब्लम आता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब मैंने बोला, इनफैक्ट मैं अपने बख्शी साहब से मैं बहुत बहस करता हूँ प्राइवेटली, उनसे मजाक में, मुझे बड़ा आदर, बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन मैं बोलता, मैंने कहा सर आप लिख तो देते हो डीएनए की बात में, पर आप ये नहीं लिखते कि हमने काउंटर किया डीएनए का बड़ा जबरदस्त। वो बात तो लिखिए ना, आप वो क्यों नहीं बताते कि हम डीएनए काउंटर करके बैठे। आप लिखिए, आप बोलिए मेरा काउंटर गलत है। सर डीएनए का बड़ा जबरदस्त चीज है सर। दुनिया में ऐसा क्या होता है कि आप टेस्टिंग आज करते हैं और उसकी रिपोर्ट कल आती है, कल परसों तरसों, पुराने जमाने में आती थी 3-4 महीनों के बाद में या 2 वीक के। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होगी, तो आप चाहें तो बहुत टॉप सीक्रेट लैब में आप कुछ घंटों में रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लेकिन कायदा कानून यही है, मतलब कि आप टेस्ट अभी करेंगे, रिपोर्ट बाद में आएगी। हमारे भारतवर्ष में ऐसी साइंस है कि आप टेस्टिंग आज करोगे,
उसका कंक्लूजन 6 महीने पहले आपको मालूम चल जाता है। मतलब यूरोप अमेरिका की एडवांस लैब में आप टेस्टिंग करते हैं, उसका रिजल्ट उसका बाद में आता है, 1 वीक बाद में। हम लोग की ऐसी साइंस है कि टेस्टिंग हम आज करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमको टेस्ट करने से 6 महीने पहले मालूम होता है। तो या तो मुझे कोई प्रॉब्लम है समझने में, या तो किसी के पास में टाइम मशीन है, या फिर भगवान ने कोई ऐसा टैलेंट किसी को दिया है, हिंदुस्तान में ऐसी साइंस आ गई है। ये तो कोई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इन लोगों को, कि कलकत्ता सीएफएस वालों को, भैया कौन सी तुम्हारी साइंस, कैसे तुम्हें मालूम चल गया 6 महीने पहले कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो स्टोरी अपने प्लांट हो जाती है बंगाली खारों के अंदर जाकर के। दूसरा उसमें प्रॉब्लम एक और, तो उसमें वहाँ पे क्लियर कट फ्रॉड जो है वो दिखाई दे रहा है, और फ्रॉड होता है। मैं लोगों को बताता फिरता हूँ हर जगह पे, वो ये बोलता रहता हूँ कि देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने की हुई है। और हम जब गए थे अपने कॉलेज में, तो हमारे सर ने हमको बताई थी एक बात कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस होती है, बायोलॉजी भी साइंस होती है, फिजिक्स भी साइंस होती है, लेकिन सारी साइंस की माँ होती है पॉलिटिकल साइंस। उसका एग्जाम्पल आपको मैंने ये उनको बताया था कि ये आपके सामने हड्डी है, आप साइंस से ये पता लगा सकते हैं कि हड्डी किसकी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वो चीज़ है मैं साबित कर दूंगा कि हड्डी अलाउद्दीन खिलजी की है। ऊपर से फोन आएगा, बट लिख रिपोर्ट में वो लिख देगा, और उसके एग्जाम्पल है हमारे सामने। इस देश में गूगल सर्च कीजिए, हनुमान जी का आधार कार्ड बना दिया, बताइए पैसे खा के लोगों ने। कैन यू इमेजिन? आधार कार्ड बनाने में आपको पूरा बायोमेट्रिक्स करना पड़ता है। जैसे आप एम्बेसी में जाते हैं ना, या किसी का वीजा लेना होता है आपको, तो पूरा बायोमेट्रिक्स करना पड़ता है। अब उसको तो उसमें हनुमान जी का आधार कार्ड बना दिया लोगों ने। बराक ओबामा का ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने निकाल दिया। मैंने कहा ये है कमाल पॉलिटिकल साइंस का। आप साइंस तो बहुत छोटी चीज है समझ, तो वो साबित कुछ भी कर देंगे। दूसरा ये कि क्लियर कट एविडेंस निकल के आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि डीएनए की रिपोर्टें बिल्कुल चेंज होती हैं। भारत में बहुत रिपोर्ट है, मैं आपको एग्जांपल, मतलब हमारे में तो है क्लियर कट। जैसे फॉर एग्जांपल आज गूगल सर्च कीजिए, हमारे पास गूगल, हम लोग नेट पे देख रहे बातों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु गूगल सर्च नहीं करते, मेरे को लगता है। गूगल सर्च कीजिए, आज से 2-3 साल पहले 19 की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में, सर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि दिल्ली की एफएसएल लैब पे इंक्वायरी करो, ये लोग पैसे खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं डीएनए की। और फिर ढूंढिए उसके बाद रिपोर्ट निकल के आ रही है, सीबीआई की एफआईआर पड़ी है हमारे इंटरनेट के ऊपर हर जगह पे, कि उन्होंने फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर को अरेस्ट किया कि वो रिपोर्टें चेंज कर रहा था पैसे लेकर के। तो रिपोर्टें चेंज करना डीएनए की कोई बड़ा, वो खासकर हमारा जो कंट्री बहुत साइंटिफिक है, हम तो ऐसे कर देंगे। एक और केस थोड़े दिन पहले हुआ था अभी, मतलब उसमें ये हुआ था कि कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा कोई रेल दुर्घटना हुई थी बंगाल के अंदर, और उसमें कोई बंधु मर गया। मरने के बाद में उसके माता पिता को मिल गया कंपनसेशन, और उसकी बहन को मिल गई नौकरी, और रिपोर्ट दे रहा है सीएफएसएल कलकत्ता के साहब ये डीएनए जो है इसका, क्योंकि बॉडी शायद नहीं मिली होगी, बॉडी सारी परख छोड़ गए मेरे ख्याल से उसमें, तो कोई हड्डी बड्डी जोड़ के उन्होंने टेस्ट करा के रिपोर्ट निकाल दी करके, और बंदा मर गया, माँ बाप को पेंशन वो पैसे मिल रहे हैं, और बहन को नौकरी मिल गई। और 15 साल बाद पता कि बाबूजी बैठ करके जिसकी मौत डिक्लेयर की, वो फेसबुक में बैठ के अपने अपडेट कर रहा था बैठ करके। सारे मीडिया में खबर है, आप गूगल सर्च कीजिए। ये दिमाग में ये लोग कहते हैं ना कि वो आप गुमनामी बाबा को सुभाष बोस कैसे बोल सकते हो, वो तो डीएनए की रिपोर्ट मैच नहीं की थी, जनरल बख्शी भी लिखने लग रही है। अब मैंने कहा सर कौन सी दुनिया में रहते हो, ये भैया बड़ा साइंटिफिकली बड़ा एडवांस कंट्री है, पैसे खा के रिपोर्टें चेंज कर देते हैं लोग, और यहाँ हमारे पास सबूत है। अच्छा, हमने वो डीएनए की रिपोर्टों को, खासकर ये हिंदी वाली किताब में हमने मेंशन किया और भी किया, उन रिपोर्टों को हमने जाने माने एक्सपर्ट्स को दिखाया, और वो टीवी में आकर के बयान दिया अपना लंबा चौड़ा, अपने लोगों ने, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट हैं एड्रियन, उन्होंने, कि ये रिपोर्टें जो हैं गलत है। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया पूरा उठा करके। ज्ञानेश्वर चौबे जी बीएचयू के जाने माने एक्सपर्ट है डीएनए के भारत के अंदर। अभी ज्ञानेश्वर चौबे ने आके डिटेल में हमको 3 पन्ने की कमेंट्री लिख करके दिया उन्होंने, क्यों ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ डीएनए का, तो हम लोगों ने कंसल्ट किया एक्सपर्ट्स को। और सर एक बात और भी होती है, क्योंकि केसेस इतने कंट्रोवर्शियल, इतने खतरनाक है कि हर एक एक्सपर्ट अपना नाम उसमें नहीं डालना चाहता डर के मारे, तो और भी हैं एक्सपर्ट। तो वो रिपोर्ट में बिल्कुल घपलेबाजी है, और वो सारे पॉइंट रिकॉर्ड पर हैं, हमने किताब मेंशन किए हुए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। जब हम टीवी पर डिबेट होती तो लोग भाग जाते मैदान छोड़ करके। और वही बात है कि आप नेगेशन में रहेंगे। अब जनरल साहब भी नेगेशन में, नहीं वो तो डीएनए मैच नहीं होता। अरे सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना डीएनए में, आप उसे काउंटर कीजिए ना भाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ अमेरिकन एक्सपर्ट की रिपोर्ट, मैं आपको अशोक कश्यप की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको बीलाल की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देयर आर फार मोर सुपीरियर टू दीस थर्ड रेट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की हैंडराइटिंग मैच कर रही है। हाउ कैन यू नॉट कंसिडर देम? और वो लोग अगर उन आदमियों को टीवी पे लोग बुला के उनसे बाइट, ऐसा नहीं कि हवा में थी, उनके बाइट्स हुए हैं, टाइम्स नाउ में बाइट हुए हैं, आज तक में बाइट्स हुए हैं लोग के,
लोग चैनल्स में आके बात कर रहे हैं, वो तो हमारी किस्मत है कि वो अशोक कश्यप चल बसे हैं, वो तो अभी बाइडेन, तो मैं उनको बोलता आके आपसे बात करते हैं, बड़े जाने वाले एक्सपर्ट है हैंडराइटिंग के। तो सो दैट्स ऑल टू इट। उसी को लेके अब मैं नहीं मानूंगा, मैं अभी के दिल है कि मानता नहीं है, मैं तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तो भैया मैं तो कोई बाबा हूं नहीं, दिल तो है फिर कि उसका मानता तो नहीं, उसकी एविडेंस नहीं है ना कि मेरा दिल नहीं फिर मानता, नहीं अब आप एविडेंस। अपनी ख्वाहिश को खबर बनाए तो फिर इसका इलाज नहीं भाई। बिल्कुल। तो That's right, ये चीज़ है that's कि हमें इसको गुमनामी बाबा इशू पे हमको जब पहली बात ध्यान रखनी है, इससे पहले कि हम इसमें इसके इश्यूज पे जाएं, कि दिल है कि मानता नहीं है को साइड पे रख लें पहले। ये दिल का मामला नहीं है, दिमाग का मामला है। अगर एविडेंस Absolutely. मैच कर रहा है, हैंडराइटिंग में आप समझते हैं कि जिन लोगों ने उनको देखा था वो क्या पागल थे क्या? और उनका क्या इंटरेस्ट हो वो सकता है भाई? वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं थे कि उनका कोई इंटरेस्ट हो गया बताना है कि उनके नहीं बताना है। मैं आपको 2 लोग के नाम गिनाता हूँ जो उनके कॉन्टेक्ट में थे। एक थे पवित्र मोहन रॉय, वो आदमी आईएनए इंटेलिजेंस डॉक्टर थे वैसे मेडिकल, लेकिन वो सुभाष बोस के साथ जुड़ गए। उस आदमी ने अपने 20 बच्चों को छोड़ दिया सुभाष बोस की फ्रीडम फाइट के लिए, देश के आज़ादी। ये उसका सेक्रीफाइस है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइट के दौरान शादी नहीं करी होगी, लेकिन जिसने शादी कर ली, जिसके 20 बच्चों को छोड़ना कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, ये वही जानेगा। उसने 20 बच्चों को छोड़ दिया, खैर बाद में मिल गए, अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, लेकिन उनको छोड़ छाड़ के भाग गया कि मैंने लड़ाई लड़नी है देश के लिए। और ये आदमी आईएनए का सीक्रेट सर्विस का जो मिशन थे, जो सुभाष बोस ने चुन चुन करके बंदों को भेजा था यहाँ सबोटाज करने के लिए, टॉप सीक्रेट सबमरीन से लोग ड्रॉप किए गए थे, पकड़े गए सारे, मुखबरी में मारे, बहुत को टॉर्चर करके मार दिया गया। पवित्र मोहन राय को फांसी हो गई थी, जो तो बाद में किस्मत से छूट गए वो लोग। तो वो आदमी अपनी जान सेक्रीफाइस सुभाष बोस के लिए कर चुका था। बाद में एमएलए बना है इलेक्शन जीत करके, फिर कांटेक्ट में आता है। वाई विल मैं क्यों नहीं विश्वास करूंगा उस आदमी की बात का? वो क्यों झूठ बोलेगा? उसके बच्चे क्यों झूठ बोलेंगे? दूसरा नाम लीला रॉय, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है पवित्र मोहन राय के साथ में। लीला रॉय जो थी वो सुभाष बोस के 2-3 साल छोटी थी वो में सिर्फ, और वो इतनी महान महिला थी। ज़्यादातर ये जो हमारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, जो गोली वोली मार के वायलेंस करते थे, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग आया करते थे। बड़े साहबों के बच्चे ये काम नहीं करते थे, मारपीट के वो। तो लीला रॉय के फादर थे राय बहादुर, उनके दादाजी मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो वो ऐसे घर से आती थी वो, और वो मेरे ख्याल से वो उस इलाके में पूरे ढाका में उस समय पहली लड़की थी जिसने एमए में इंग्लिश मीडियम एमए इंग्लिश में किया था उसमें वो। और उनका सुभाष बोस से तब से बातचीत थी जब से दोनों टीनेजर थे, कि नेताजी के फादर भी राय बहादुर थे, उनके फादर भी राय बहादुर थे। उनकी हैसियत वो थी उस औरत की। और उनकी पार्लियामेंट में फोटो लगी हुई है, लगवाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे लगी है। और पार्लियामेंट में गिनती के 3-4 हैं बंगाल के लोग जिनकी फोटो लगी हैं, और वो भी पार्लियामेंट में जिसकी फोटो लगी हो, वो भी वो व्यक्ति जो किस कांग्रेस पार्टी का ना हो, तो कोई बड़ा महान व्यक्ति होगा। तो ये वो है लीला रॉय। तो व्हाई वुड शी टेल अ लाई? उनको सुभाष बोस का Right. पता नहीं है क्या, जिसको बचपन से जानती है? तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन वही हमने जैसे किताब में डिटेल में दिया कि वो सारी बातों को बैठ करके ऐसे बताना बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं अपने लेक्चर देता हूँ तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता हूँ, दिखाता हूँ, देखो ये लीडर की फोटोग्राफ है, ये उनका लेटर है, ये सुभाष बोस से गुमनामी बाबा से मिलने के बाद उसने बोला कि मेरे भाई को बताओ मेरे बारे में, सेजदा को बताओ, मेरे दोस्त को बताओ मेरे बारे में। तो बताया 5-6 लोग को, डॉक्टर आरसी मजूमदार को बताओ मेरे बारे में। तो उन्होंने गिनती के नाम गिनाए 6-7 कि इन लोगों को मेरे बारे में बताओ। और भाई को मालूम चला, भाई को। और एक बात और, जो सुभाष बोस की फैमिली जो गड़बड़ कर रही है आज के ज़माने में, इनकी फैमिली का स्टैंड था 1973 में कि सुभाष बोस जिंदा है और बाहर निकल के नहीं आ पा रहे क्योंकि उन पर वॉर क्राइम्स का चार्ज लगा उन लोगों के ऊपर। आज फैमिली वाले पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब जो ओरिजिनल लोगों के बच्चे अजीब अजीब सी बातें बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में आकर के। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के हिसाब से शायद वो सारी चीजें चल रही हैं, गुमनामी इसलिए बाबा के हाथ की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज किया। सिवाय अपने बड़े भाई सेजदा वर्ड यूज करते हैं वो मंजले भैया को, सेजदा सुरेश के और मेरा एक भतीजे का नाम लिया, इसके अलावा मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने हाथ से लिखा, हमने किताब में छापा अपनी मोटी वाली किताब में, कॉम्प्रोमाइज हुई मेरी फैमिली। तो वो बड़ा बहुत ज़्यादा रुलाने वाला, मतलब आप पढ़ेंगे ना पूरा, जब उनके आपस में पत्राचार हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, तो एक 19 उसमें लेटर उन्होंने लिखा लीला रॉय को उन्होंने, तो उसका आंसर आता है लीला रॉय का कि जिस तरीके की तुम बंगला यूज़ कर, जैसे तुम्हारी भाषा है, जिस तरह के तुम मुहावरे यूज़ कर रहे हो, कोई बच्चा पहचान जाएगा कि तुम कौन हो। उसका आंसर, अच्छा ऐसी बात है, मैं अपनी हैंडराइटिंग जरा कोशिश करता हूँ चेंज करने की। सो ही वाज ट्राइंग टू चेंज हिज हैंडराइटिंग। तो वो लाल साहब ने पकड़ लिया एक्सपर्ट हैंडराइटिंग के कि देखो बेटा ये तो अपनी हैंडराइटिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लिखने का स्टाइल चेंज कर रहे हैं। स्टाइल पे तो कंप्लेन नहीं कर सकता वो, लैंग्वेज पे, वोकेबुलरी पे,
लेकिन वो क्या कर रहे थे, अलग अलग स्ट्रोक मारे. बट नो, यू कैन नॉट सर्व, यू कैन चेंज. यू मे बी सुभाष चंद्र बोस, बट यू कैन नॉट फूल एन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट. कोशिश कर रहे थे अपनी हैंडराइटिंग चेंज करने की, स्टाइल भी चेंज किया बहुत ज़्यादा, कैपिटल में लिखेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो पकड़ लेता है एक्सपर्ट. उसने कहा नहीं, 18 साल की उम्र के बाद में आपकी हैंडराइटिंग चेंज नहीं हो सकती, वो पकड़ लेंगे हम लोग. और खासकर तब जब आपके पास में हैंडराइटिंग के सैंपल्स बहुत सारे हों. ज़्यादातर हम जो हम करते हैं, फॉर्जरी करते हैं एक सिग्नेचर के ऊपर. ये तो पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है ना, कि 1960 से लेकर 80 तक की गुमनामी बाबू की हैंडराइटिंग अवेलेबल है, और नेताजी की अवेलेबल है 20 से 40 तक की. तो आपके पास पूरा स्पेक्ट्रम निकल के आता है. और वो जब चेक करते हैं एक्सपर्ट हैंडराइटिंग के, तो वो ये नहीं देखते कि हैंडराइटिंग आपस में देखने में कैसी लग रही है. वो ये देखते हैं क्योंकि हैंडराइटिंग जो हम लिखते हैं तो दिमाग से सिग्नल्स आते हैं आपके, तो वो नोट करते हैं कि ये सिग्नल कैसा आ रहा है, कैसे हाथ आ रहा है, लिखने का स्टाइल. क्योंकि कई बार आप नोट करेंगे ना सैंपल अगर गुमनामी बाबा के और नेताजी के, भाई नेताजी की उम्र है 25 साल और गुमनामी बाबा की उम्र है 85 ईयर्स ओल्ड. तो 85 साल के और 25 ईयर ओल्ड की हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं मैच करेगी. कई जगह हाथ भी हिलता है उनका. हाँ, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, लेकिन वो एक्सपर्ट पकड़ लेता है कि हिल भी रही है, लेकिन ये आदमी वही है, सिर्फ बुढ़ापे में उसका हाथ हिल रहा है. So it's pure science. These are very fantastic reports. I mean, इन पे पूरी डिस्कशन होनी चाहिए. अभी तो हम लोग चीज़ों फंसे हैं छोटी मोटी पे. तो ये मतलब बहुत मजेदार इशू है. मैं लोगों से ये विनती करूँगा कि कम से कम आप एक बार आप देख लो. अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें एविडेंस नहीं है, ये सब चीज़ें, तो फिर आप छोड़ दीजिए. हाँ, लेकिन ये सवाल आप मुझसे अभी मत पूछो कि साहब क्यों निकल के नहीं आया, क्योंकि ये बड़ा बवाल वाला इशू है. ये समझने के लिए पहले आपको बेसिक 10 मंजिल की बिल्डिंग है, आपको पहले पहली मंजिल पे आना पड़ेगा. आप पहले देखिए कि नेताजी गुमनामी बाबा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या उसका कोई सबूत है कि नहीं है, और अगर सबूत है तो कितना पुख्ता है. हाँ, एक बार आप कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो बातें हैं क्यों बाहर नहीं आया, वो ज़्यादातर मौखिक है कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, हमारी कंट्री पे सैंक्शन लग जाएंगे, देश बहुत गरीब है, लोग मेरी वजह से निर्दोष मारे जाएंगे, मेरे को हैंड ओवर करने के लिए हमारे पे प्रेशर पड़ेगा फॉरेन की पावर्स का. यहाँ मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब आपको पता है लेकिन सुनने वालों के लिए, हम जब छोटे थे बचपन में, हम लोग ये सुनते आए थे और ये बातें बहुत रिपोर्ट होती थी कि हमारा ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, ये बड़ा इसमें कोई झोल है बड़ा जबरदस्त. और कहा जाता था इसमें कोई सीक्रेट क्लॉजेस थी इसमें कोई, और एक सीक्रेट क्लॉज कोई थी कि सुभाष चंद्र बोस को ये लोग उसके हवाले कर देंगे. ये बार बार कहा जाता है, राइट. ये बात बोला जाता है पब्लिक, लोगों ने कमीशन के सामने कुल्लम कुल्ला गवाही दी है कि हैंडओवर करने का इन्होंने सीक्रेट पैट किया था. पुष्पेंद्र जी, ये बात सुन के लोगों के होश उड़ने चाहिए कि 2015 में ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि सीक्रेट क्लॉजेस थी. इसका मतलब ये कि 1947 से लेकर के 2015 तक ये जो शांति दूत हमारा जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जिन्होंने ठेका लिया हुआ दुनिया में शांति और हिंसा फैलाने का, इनमें से किसी व्यक्ति ने इस बात को नहीं बताया कि हमारा उनसे सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग था. 15 में लंदन में कुछ फाइलें निकली, वो मेरे हाथे चढ़ गई, और मैंने उसके बाद उसको टाइम्स ऑफ इंडिया में सब में छपाया. ये कोई मतलब आई डोंट डील विद टैबलॉइड्स. वहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री जो उनकी MI5 ने, उसने ऑफिशियल हिस्ट्री लिखवाई अपनी. उन्होंने वहाँ एडमिट कर लिया कि जब हमारा ये हुआ था तो देयर वर सम सीक्रेट क्लॉजेस, सीक्रेट प्रोटोकॉल थे, और एक प्रोटोकॉल को उन्होंने मतलब MI5 ने पब्लिक कर दिया. और भी होंगे, लेकिन MI5 ने पब्लिक करा अपना प्रोटोकॉल. उसने प्रोटोकॉल पब्लिक कर दिया उन्होंने अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री के अंदर, जो उनकी वेबसाइट में मिल जाता है बाय द वे आजकल. तो कि हमारा प्रोटोकॉल ये था कि भारत के अंदर हम लोगों ने एक सिक्योरिटी लिएजन ऑफिसर को बिठाया, SLO का ऑफिस को खोला गया, और वो SLO जो था वो हमारा IB का सुपर बॉस था. और वो यूजुअली किसी पुराने जमाने के साहब को रखते थे, जिसने अंग्रेजों के जमाने में जासूसी की होगी हमारी, अंग्रेज को वहाँ रखते थे, और ये IB के डायरेक्टर जाकर सलूट मारते थे कि साहब ये लो हमारी फाइल है. और ये सिक्योरिटी लिएजन ऑफिसर का कुछ ऑफिस था, 1968 तक भारत में रहा. किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि हमारी IB जो है रिपोर्ट कर रही है लंदन को इंडिपेंडेंस के बाद में, और ये बैठ के बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे लाल किले से, ये कर देंगे वो कर देंगे. शर्म नहीं आती सुन करके ये कि देश का IB जाके रिपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को. और ये बात हम नहीं बता रही, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइलें बोल रही हैं. मैंने सूचना का अधिकार में एप्लीकेशन लगाई. अब बात कर रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट की. उनको पूछा, भैया आपकी चिट्ठियां मिल रही हैं लंदन से, आपने सुभाष बोस पे जासूसी करके आपने इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करी है उनको इंडिपेंडेंस के बाद में, आप मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, आप लोग की आपकी सरकार, आपके पास भी कागज होंगे, निकालिए बाहर. तो आंसर आ रहा है कि IB जो है किसी वो सूचना के अधिकार में नहीं आती है, भागो. तो वो तो मैं तो कुछ और नहीं कर सकता, वो तो देंगे नहीं इन्फॉर्मेशन. तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि
सीक्रेट क्लॉजेस थे, ये अब साबित हो चुका है। ये मुद्दा अगर नेताजी गुमनामी बाबा का ना होता, किसी अर्बन नक्सल का होता, किसी आतंकवादी का होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश में बवाल मच जाता, सारे ह्यूमन राइट्स वाले पागल कर देते घुमा घुमा के कोर्ट कचहरी वालों को, और रात को 3 बजे हियरिंग होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज़ादी के बाद में तुम जासूसी कर रहे हो अपने लोगों के ऊपर और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने मालिकों को लंदन में जाकर के। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर, इट इज कमिंग फ्रॉम नेशनल आर्काइव इन क्यू, लंदन से खबर क्या आ रही है, इन्होंने नहीं बताया लोगों ने, जो डींगे मारते फिरते हैं कि हम लोगों ने ठेका लिया दुनिया में सत्ता हिंसा फैलाने का। सो वेरी सीरियस थिंग। सो वहां फिर वही बात आ रही है, गुमनामी बाबा ने बात बोली हुई थी कि किस भारत की बात करो, ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है ये कोई। आज लोगों को ये तक नहीं बताया जाता, आज कंट्रोवर्सी है, आज लोग बात कर रहे हैं कि अबाइड विद मी एक प्रेयर को हटा दिया गया है मीटिंग रिट्रीट से, तो सारे कांग्रेस के लोग बादला मच गया। आपको कितने लोगों को मालूम है कि हमारे देश का नेवी का फ्लैग क्या है, उसमें जॉर्ज क्रॉस बना हुआ है। हम क्या क्रिश्चियन कंट्री है क्या? जो इंग्लैंड के झंडे में 2 क्रॉस है ना, आपके एक रेड वाला वो जॉर्ज क्रॉस आता है करके, एक ब्लू आता है, दैट मेक्स द यूके फ्लैग। हमारे नेवी में भी फ्लैग चल रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि हमारे देश में हमारा पहला जो नेवी का चीफ था भारतीय, वो बना 1958 में। 58 तक आपका नेवी अंग्रेज के पास में थी, आजाद भारत की। 55 तक आपकी एयरफोर्स अंग्रेज के हाथ में थी। मैं अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, लोग कंफ्यूज करते हैं मैंने एंग्लो इंडियन की बात नहीं करा भैया, एंग्लो इंडियन हमारे अपने। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सिटीजंस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, जो 55 में रिटायर होने के बाद लंदन चले गए थे और बाद में हम उनको पेंशन दे रहे थे उठा करके यहाँ से हम लोग। तो हमारी नेवी उनके हाथ में है, हमारी फौज उनके हाथ में है, हमारी आईबी उनके हाथ में है। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस वापिस आ जाएगा और बाहर निकल के आ जाएगा वो, और ये लोग बैठे रहेंगे? तो ये पूरा बवाल इसमें बहुत जबरदस्त है। ये पूरा जब खुलेगा ना, पूरा पटोरा इसमें पूरा, इतने इन्होंने झूठ बोले एक के बाद करते, और सबसे बड़ा जो धमाल मचने वाला है वो आपका ट्रांसफर ऑफ पावर। उसमें कोई तगड़ा लोच है उस पूरे केस में, क्योंकि सीक्रेट प्रोटोकॉल की बात उन्होंने क्यों नहीं बताई हमारे को? मुझे क्यों ये बात लंदन से मालूम चल रही है, इन लोगों ने क्यों नहीं बताई? दिस इज नॉट एन एलिगेशन। मैंने कहा सब जो छप किया पूरी डिस्कशन मीडिया में हुई है, लेकिन बीजेपी वाले चुप बैठे रहे। मैंने उनको बोला कि भैया अगर ये निकल के आते कि तुम नहीं काम किया तो तुम्हें कांग्रेसी घर से निकाल के तुमको जूते मारते। तुम जो बैठकर गांधी भक्ति कर रहे हो अभी बैठ करके, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इंडिपेंडेंस के बाद में आपकी सरकार जासूसी कर रही है अपने लोगों पे और इंफॉर्मेशन लेकर के फॉरवर्ड कर रही है अंग्रेजों को? तो ये ट्रीजन है ये, और रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ये इशू बहुत, जो एक बड़ी आपने शायद पढ़ा होगा ना वो टिंकर टेलर सोल्जर्स पाए, बड़ी फेमस सीरीज थी बीबीसी में। जी हाँ, इज वेरी फेमस सीरीज, सबसे अच्छी सीरीज वो मानी जाती है। तो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था ना कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे ऑलवेज सीम। चीजें जो दिखाई देती हैं वो है नहीं। गुमनामी बाबा नहीं है भैया कोई। गुमनामी बाबा का नाम ही लिखा गया था उसके मरने के बाद में, मीडिया ने बनाया था। ही वाज नेवर नोन बाय दैट नेम। वो बोलते थे यू आर डेड मैन, तुम्हारा मृत व्यक्ति, ऐसे कोई बात करते थे। एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे बैठा हुआ बंदा, उसके मुंह में है सिगार, और वो बैठ के अंग्रेजी में और बंगला में और बैठ के बातें कर रहा है सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस की, इन चीजों की बात में। देयर इज नो बाबा देयर। जो भी था गुमनामी बाबा नहीं था, है तो ये बात तो किसी भी आदमी को कॉमन सेंस में समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रोचक और बहुत अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन है, और ये समय आ गया कि हम इसकी बातचीत करें। और कल जो इस देश में घटना घटी है, मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा समय देंगे मुझे तो मैं 5 मिनट में आपको समरी बहुत अगर लोगों के सामने आई नहीं है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कल जो क्या हुआ है। प्लीज। वो ये है सर कि दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट रोड है राजपथ, जिसका नाम था पहले किंग्सवे जी। एक किंग्सवे थी, क्वींसवे थी। क्वींसवे का नाम पढ़ दिया उन्होंने कस्तूरबा गांधी मार्ग, और ये किंग्सवे, तो उसका नाम है राजपथ, राजा का पथ जो होता है। तो राजा के पथ पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह में वो एक बड़ी कनोपी थी जहां पे राजा की मूर्ति लगी थी, किंग जॉर्ज 5 की। ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि भारत देश आजाद हो गया, हमें तो आजादी के बाद किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि राजा की मूर्ति हटा दे। और राजा भाई तुम्हारा वो, आप तो उसके अंदर में आते थे, डोमिनियन स्टेटस आपको मिला था, राजा था आप लोगों का, तो वो नहीं हटा इन लोगों ने। आज कोई मैं देख रहा हूँ कोई अशोक नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो कांग्रेसी इतिहासकार हैं, वो बोल रहे हैं कि पंडित जी ने उखाड़ फेंका। मैंने कौन से पंडित जी ने फेंटा भैया? वो तो पंडित जी की बात 65 में के बाद जाके हटी है। पंडित जी तो मर चुके थे उस टाइम पे, पंडित जी ने कोई हाथ नहीं लगाया। पंडित जी तो जॉर्ज 6 की जब मरने की मास पड़ी गई है तो वहां जाकर के पहुंच गया था यहाँ दिल्ली में चर्च में। अक्सर हमारा राजा था भाई, इंग्लैंड का राजा। ये लोगों को पता नहीं है कि इंग्लैंड का राजा हमारा भी हेड ऑफ द स्टेट था इंडिपेंडेंस के बाद में।
राष्ट्रपति बनने से पहले हमारा हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड का राजा ही था, हमें वो डोमिनियन स्टेटस मिला था, आजादी नहीं मिली थी हमारे को। तो वो उसका, और इवन 51-52 की खबरें हैं कि भारत के राष्ट्रपति राजन बाबू, सोचिए आज के जमाने में अगर ये खबर हो कि राजेंद्र बाबू भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश हाई कमीशन में जा रहे हैं राजा का जन्मदिन मनाने के लिए, शर्म आ रही है सुन करके। भारत का राष्ट्रपति जा रहा है इंग्लैंड हाई कमीशन, यूके। आजकल तो हाई कमिश्नर को राष्ट्रपति ऑफिस में जाएगा तो उसको तो पीए नहीं मिलेगा, उससे प्रोटोकॉल नहीं, उसका अलाउ नहीं करेगा। और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जा रहा है कहाँ पे, ब्रिटिश हाई कमीशन में, महाराजा राजा किंग जॉर्ज का जन्मदिन मनाएंगे 6 का। तो उस किंग जॉर्ज 6 के पिताजी की यहाँ मूर्ति लगी थी, इनकी हटाने की। कोई वो मूर्ति वहां से नहीं हटनी थी आज तक। अगर वो हुआ क्या, 1965 में कुछ वहां पे नेताजी के सपोर्टर्स ने हंगामा कर दिया, और वहां जाके उन्होंने उसके मुंह में लगा दिया कालिक, और उसके कान नाक तोड़ दिए उन्होंने, और नेताजी का फोटो लगा दिया। दिस वाज द रीजन इन 1965 अगस्त में हुआ था, ये मुझे 12-13 की बात है मेरे ख्याल से। इसके बाद से ये मूर्ति हटाने का प्लान हुआ, और ये इन्होंने जाकर के 1968 में हटाई है मूर्ति। तो ये उस जगह पे मूर्ति, फिर उसके बाद अब वो देखिए इनकी फितरत देखिए गांधी भक्तों की, कि मूर्ति पे कालिक मनी सुभाष बोस के सपोर्टर्स ने, मूर्ति का मुंह तोड़ा सुभाष बोस के, उसके जो कान मान तो तोड़ दिए उन्होंने, चिसल ऑफ कर दिए सुभाष। जब वहां से हट गई तो गांधी भक्त कहते गांधी जी की मूर्ति लगेगी यहाँ पे, जो उन्होंने पैटर्न उनका पहले का था कि लड़ाई लड़ने में सबसे आगे सुभाष बोस के फॉलोअर, लेकिन जब गद्दी खीर खाने की बात तो गांधी भक्त पहले पहुंच गए लोग, है ना। लड़ाई करे कोई और, खीर खाने ये लोग पहुंच जाते हैं। तो कहते गांधी जी की मूर्ति लगी यहाँ पे। अब हमारी किस्मत थी कि वो इन्होंने बड़ा कोशिश किया गांधी की लग जाए, लेकिन लगी नहीं। और कल जो बड़ा जबरदस्त काम, इस बात में तो मोदी जी को सलूट मानना पड़ेगा कि ये बड़ा, अब अगर सोच समझ के किया गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिन समझे हो गया तो फिर हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी आगे, लगता है मुझे। क्योंकि ये जिस जगह पे महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लग सकी, और जहां पे हमारे राजा की मूर्ति लगी थी, उस जगह पे सुभाष बोस की मूर्ति लगाई है। भारत में इससे बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट स्पॉट नहीं हो सकता। अगर कोई नेताजी की मूर्ति बना दे 300 मीटर ऊंची, वो भी राजपथ का मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये मोदी जी की लेगेसी है। ये पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा आने वाले 100 साल तक लोग याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने पूरा ठीक कर दिया था, नई पार्लियामेंट बनाई थी। तो ये बहुत 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 बड़ा स्टेप है ये जो कर लिया है, और इससे लेके मुझे लगता है कि पूरा इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मैं समझता हूँ भारतीयों की साइक पे बहुत बड़ा असर होगा। मतलब आपने वो जगह चुनी है जहां से जॉर्ज पंजम आया, और फिर उसके बाद में उसके क्या स्तुति गान हुआ। एक देखिए, मैं आपको छोटी सी बता रहा हूँ, एक किताब है नटवर सिंह की, आपने भी पढ़ी होगी, ये किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये नटवर सिंह की किताब है। इसमें बड़ी मजे की चीज ये है, पेज नंबर 42 पे इसमें एक जगह लिखते हैं, इन 1961 क्वीन एलिजाबेथ वाज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। हाँ, बिल्कुल, राइट। लॉर्ड माउंटबेटन had got Nehru to agree to the Queen and the President Rajendra Prasad jointly taking the salute. ये बात तय हो गई थी। This was a atrocious proposal. I spoke to several of my colleagues about it. There were unanimous disapproval. बहुत सारे लोगों में बड़ा इसमें गुस्सा था कि आप जिन लोगों से अभी हमने आजादी ली है, उसी की रानी को हम जो है सलूट देंगे और राजेंद्र प्रसाद साथ में खड़े होंगे। तो इसको लेकर हमारी भी तो रानी है ना, हम तो कॉमनवेल्थ में है, हमारी भी तो रानी है इनडायरेक्टली। लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ, वो एस गोपाल से बात हुई, वो राधा कृष्ण के बेटे थे, और कुल मिलाकर के जो माहौल बना, नेहरू जी को ये प्रपोजल वापस लेना पड़ा। नेहरू जी को इस दबाव में कि आर्मी के तमाम सारे लोगों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, इसमें आर्मी के अंदर रिवोल्ट हो सकता है, लोग इसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो नेहरू जी ने प्रपोजल, यानी हम देख रहे हैं कि हम 61 में एलिजाबेथ को बुला करके उनको यहाँ 26 जनवरी पे हम उनको सलामी दिलवा रहे थे, और कह रहे थे कि राष्ट्रपति और हमारी एलिजाबेथ दोनों एक साथ लेंगे सलामी। और ये माउंटबेटन ने बहुत इसके लिए पुश किया था। और ये माउंटबेटन जो थे, मुझे जो पता चला कि जॉर्ज फिफ्थ के कोई उनकी फैमिली के रिलेटिव थे। इज वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ जॉर्ज। सर, अब आप अगर पूछ रहे हैं तो माउंटबेटन की कहानी का मुझे फिर 5 मिनट दीजिए। माउंटबेटन जो थे विक्टोरिया के पड़पोतरे थे जी। वो जॉर्ज 6 जो हो गए, जॉर्ज 6 हो गए आपके, अभी जो एलिजाबेथ के जो पिताजी हैं वो उनके कजन थे उस हिसाब से। और उसके बाद में तो वो बेसिकली शाही खानदान के थे, वो विक्टोरिया के पड़पोते थे। और किंग जॉर्ज 6 जो हमारा राजा था, जॉर्ज 5 का लड़का, जॉर्ज 5 की मूर्ति यहाँ लगी थी। जॉर्ज 6 का जो मतलब ये था, ये उनके कजन थे। और बाद में उन्हीं के सगे भतीजे से एलिजाबेथ की शादी हुई है।
मतलब आपके मेरे हमारा जो नॉर्मली हम लोग जो हिंदुओं में करते हैं वो हिसाब से उनकी शादी, दे आर डिस्टेंट कजन्स एक्चुअली, एलिजाबेथ ओके। और फिलिप्स जो अब चले गए, क्योंकि माउंटबेटन जो थे उनके फादर के कजन थे, वो तो ये सेकंड थर्ड कजन में आते हैं। माउंटबेटन की स्थिति वो है शाही परिवार में जो फादर इन लॉ की होती है, क्योंकि फिलिप किंग जो प्रिंस फिलिप थे उनके पिताजी नहीं रहे थे। तो जो एलिजाबेथ का जो नजरिया है उनको देखने का लॉर्ड माउंटबेटन को, वो एक फादर इन लॉ की तरह से उनकी वो हैसियत थी। और अभी जब क्वीन एलिजाबेथ चली जाएंगी तो उनके बाद चाहे उनका सुपुत्र या उनका पोता जब बनेगा इंग्लैंड राजा, तो अभी तक चलता है हाउस ऑफ विंस्टर, वहाँ पे विंस्टर का शाही खानदान चलता है। लेकिन जब एलिजाबेथ चली जाएंगी तो वहाँ पे हाउस ऑफ माउंटबेटन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो फिलिप का ब्लड, क्योंकि पिताजी का ब्लड आता है वहाँ से। तो फिलिप का लड़का है चार्ल्स, फिलिप का और इसका या उसका पोता, तो इट विल बी नोन एज द हाउस ऑफ माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारे सुप्रीम कमांडर जो एलाइड फोर्सेस के थे। तो आप ये कह सकते हैं कि सुभाष बोस और जापानियों को जो हराया गया था, उसके खिलाफ में जो कमांड के हेड थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन ने ही वो आज़ाद हिंद का जो आपने जो आज मैसेज कन्वे किया आप सिंगापुर से वहाँ पे, कि जो उन्होंने युद्ध स्मारक बनवाया था उसको बम डाल के उड़ा दिया था। और माउंटबेटन ने खुल्लम खुल्ला ये बात बोली है। ये नटवर सिंह उनके पीछे भागा करता था जब वो यहाँ पे आया करते थे। तो उन्होंने बोली है बात कि क्यों आपने भारत को 15 अगस्त को आपने आज़ादी दी। बड़ा सिंपल कारण है कि 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने सरेंडर किया था। तो ये उनको याद दिलाता है उनकी जीत का। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पे नेताजी की हार हुई है, उसी दिन को आप लोगों ने 15 अगस्त को आप लोगों ने आंखें बंद करके मुंह मूंद के मान लिया। अब उसमें जो ये तो खैर पुराने इतिहास की बात होगी, लेकिन आजकल हमारे माउंटबेटन साहब काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं और ये बड़ी बड़ी चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, कि क्योंकि हमारे देश के लोगों ने ही, हमारे देश के नेताओं ने ही भारत का उसको पहला गवर्नर जनरल बना दिया इंडिपेंडेंस के बाद में। वो आखिरी वॉयसराय बन करके आया था, लेकिन आपने उसको बना दिया पहला गवर्नर जनरल यहाँ का, फ्री इंडिया का। और सब प्रॉब्लम ये हो गई है, अगर आप पढ़ रहे हो आजकल अखबार इंग्लैंड के, तो माउंटबेटन साहब तो निकले पीडोफिल। ठीक है जी, बच्चाखोर जिसको कहते हैं हमारी हिंदी के अंदर। प्रॉब्लम ये आ रही कि अगर एक आदमी बच्चाखोर पकड़ा गया तो और किसका नंबर आएगा, मुझे ये डर लग रहा है अभी, क्योंकि ये जमाना था कि हम छोटे थे तो किसी को पता था नहीं कि बीमारी भी होती है। तो अभी जब आपके पादरी पकड़े गए हैं यूरोप अमेरिका में, कि ये तभी तो लोगों ने छोड़ दिया बच्चों को भेजना चर्च वगैरह के अंदर। तो बात नहीं करता इस पे कि सारे के सारे पादरी तो दूसरा तीसरा आदमी तो वहाँ पे पीडोफिल निकल रहा है, वहाँ पे बड़ी बीमारी फैली हुई है हम लोग के चर्च के अंदर, मेरे को लगता है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आपका पहला गवर्नर जनरल पीडोफिल निकला था तो दूसरा नंबर किसका है? कि जिस चीज को आप एक्सपेरिमेंट बता रहे हो वो एक्सपेरिमेंट थे कि पीडोफिल के साइन थे वो? पीडोफिल का मतलब क्या होता है कि आदमी बच्चों के पीछे जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक विषय है जिन पे डिस्कशन पहले पॉसिबल नहीं थी, लेकिन भगवान करे ये जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, आप इन चीज़ों को डिस्कस टीवी पे नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि ये ऑलरेडी ट्विटर पे डिस्कशन हो रही है और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अब ये वो दिन लद गए। और एक्सपेरिमेंट के नाम पे पीडियोफिलिया प्रमोट मत करो, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये बात कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे यूरोप अमेरिका में अवेयरनेस आ गई है पीडियोफिलिया को लेकर के, और वहाँ लोग मतलब बर्दाश्त नहीं करते एक सेकंड भी इस चीज़ को। वो अभी भारत में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आ जाएगी कुछ साल बाद। शर्म की बात है, इस देश का पहला गवर्नर जनरल पीडोफिल था। अब मेरे को बाकियों पर डाउट हो रहा है अभी तो ये बड़ा गंद इस चीज़ों में भरा पड़ा है और ये चीज़ें निकलनी चाहिए। और जिस तरह से इन लोगों ने, देखिए सर कितना मतलब कैसे नैरेटिव चेंज किए जाते हैं कि साहब वो तो पंडित जी का अफेयर था माउंटबेटन की बीवी के साथ में। तो भैया अफेयर हमेशा बाय डेफिनेशन दो सिंगल आदमियों का होता है। दूसरे की बीवी को लाइन मारने को अडल्टरी कहते हैं। इस तरह की घटिया हरकतें लोगों ने करी हैं उस जमाने में। शर्म आता है, आज पढ़ते हैं तो उनको शर्म आती है हम लोग को। आज मैंने ट्विटर में मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, इंग्लैंड में मेरे हाथ लगा था। बकिंगम पैलेस क्वीन का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो चिट्ठी लिख रहा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को कि अब समय आ गया कि कोई हमारा मंत्री जो है एडवाइस जी को बोले कि ये भारत जो आप जाती हैं बंद करे जाना आप। कितनी शर्म की बात है, भारत देश का प्रधानमंत्री बैठ के दूसरे देश की औरतों के साथ अफेयर कर रहा है बैठ करके। सर शर्म आती है हम लोगों को। मुझे अभी किसी लेडी ने कंप्लेन करी मेरे को चिट्ठी, मेरे को इंटरनेट के ऊपर, उसने कहा मेरा लड़का पढ़ता है वहाँ पे लंदन के अंदर,
उसके पाकिस्तानी दोस्त उसको चिढ़ा रहे हैं कि क्या तुम्हारा फादर ऑफ नेशन तो पीडीफिल कर रहा था। शर्म आती है, हमारा शर्म से सिर झुक जाता है हमारा पब्लिक में। एब्सोल्युटली। तो ये सरकार जो अभी बैठी है उसको जस्ट समझना चाहिए कि लोगों में चेतना आ गई है, अब वो टाइम चलेगा, ये वो माउंट बैटन की जय हो का जमाना चला गया। जय हो, दैट्स राइट, थोड़ा दैट्स सा राइट, ये दैट्स राइट, सेंसिटाइज हो जाए, क्योंकि ये दैट्स राइट। बड़े बड़े गंदे विषय हैं जिन पे बात करना बड़ा शर्म आती है, बड़ा बड़ा नहीं, लेकिन अगर हम लोगों के दौर में भी अगर ये नहीं हुआ ना, तो देखिए फिर होगा ये कि हम लोग अपनी भूमिका को लेकर के ये होगा कि भई हम लोगों ने क्यों नहीं किया? अब हमारे पास तो कोई दबाव नहीं। तो कम से कम शुरुआत हो, तो लोग उसके बाद फिर अपने आप जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ जाएँ, लोग अपने आप फैसला करें। हमें किसी के बारे में बिल्कुल। तथ्य रख दें, जैसे आपने इतने सारे फैक्ट्स रखे हैं, आज उसी पे चर्चा हो रही है, तमाम सारी बातें हैं, तो आपके तथ्य जो हैं, वो किसी उसके ऊपर फैक्ट के ऊपर बेस है ना, सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आपने किसी से सुना, पुष्पेंद्र जी, किसी फैक्ट ने का मैं कहा। बताऊं आपको, वो बोलना जरूरी है क्योंकि लोग समझें तो उसे 2085 में जब ये गुमनामी बाबा की डेथ होती है तो बवाल मच जाता है वहाँ पे, क्योंकि उनके साथ के लोग कहते हैं वो सुभाष बोस थे, पहले हमको मना किया था और हम बोले नहीं, अब बोल रहे हैं। जब वहाँ पे बवाल मचा तो नेताजी की फैमिली के 2 लोग वहाँ पर आए। जो सुभाष बोस की जो फैमिली का जो ट्री था, मतलब आप 12-13 भाई बहन थे, तो 14 पहले भाई था थे। मतलब हाँ 14 थे। तो जैसे उसमें उनके मंझले भैया थे, उनका नाम था शरद चंद्र बोस। जो शरद के नीचे था सुरेश, फिर थी तारूबाला के नीचे सुभाष था, ये ऑर्डर था। तो तारूबाला जो थी वो गोरखपुर में थी, उसकी शादी गोरखपुर में हुई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से चल बसी थी वो। तारूबाला का लड़का वहाँ पर आया पहले तो। अब उसके बारे में मैं कुछ बोल सकता नहीं, क्योंकि तारूबाला के लड़के से मैं मिला नहीं और तारूबाला के लड़के ने कभी कोई स्टेटमेंट मीडिया को दिया नहीं। लेकिन सुरेश की लड़की ललिता वहाँ पर आई, उसने खुल करके मीडिया से बातचीत करी, उसके स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। वो देख के रो पड़ी, कहते हैं तो मेरे दादा का सामान है, मेरे दादा का छतरा है, ये मेरे 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 अंकल का है, ये मेरे पिताजी की हैंड राइटिंग है। उसने पहचाना ये सामान मेरा है, मेरे जो वहाँ से, क्योंकि जब उन्होंने लोगों का दरवाजा खोला उसके घर का, गुमनामी बाबा का, तो देखा सारा वो किताबें वो तो पड़ी हैं, सामान पड़ा है। किताबों का तो आलम सर ये है, आज के ज़माने में, मैं आज की बात कर 2022 में, मान लीजिए कि आप और मैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं और हम बैठे हैं बस्ती नाम की जगह पे, और मैं आपको खबर देता हूँ कि सर यहाँ पे कोई शहर में नया बाबा है, बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है अमेरिका वाली। तो आप मुझे बोलोगे बेटा खबर लेके आप पूरी की, कौन सा बाबा पढ़ता है टाइम मैगजीन, मैं भी देखूं। और ये हम बात कर रहे हैं 1960s की, कि बाबा टाइम मैगजीन में पढ़ रहा है, बाबा पीजी वुडहाउस के नॉवल पढ़ रहा है, बाबा चार्ल्स डिकेंस के कलेक्शन रख के बैठा हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ रहा है बाबा बैठ करके। ऐसे बाबे नहीं होते इस देश के अंदर। जो बाबा ऐसे नहीं पढ़ेगा ना पीजी वुडहाउस, वो खोलेगा आश्रम लंदन में जाकर के, अमेरिका जाकर के। तो ये कौन सी महान आत्मा आ गई यहाँ बैठी हुई है? अच्छा, वो महान आत्मा ऐसी है कि उस पर गलवालकर की चिट्ठी आ रही है उसके पास में, मुसलमानों की चिट्ठी भी आ रही है, सिख भी कह रहे हैं पैर पड़ रहे हैं उसके। ऐसी कौन सी महान आत्मा है जिसके पैर पड़ रहे हैं सिख, हिंदू, मुसलमान सारे? कौन सा महान आत्मा भैया देश में अभी? तो ललिता बोस ने ये सारी बातें बोली, उसने मीडिया में स्टेटमेंट दी कि मेरे अंकल हैं, हैंडराइटिंग मैच कर रही है, फलाना ढमकाना। वो गई मुख्यमंत्री के पास में, मुख्यमंत्री ने उसको बोला प्राइवेटली, ये केस हमारे बस का नहीं है, तुम कोर्ट में चले जाओ। तो उसने जाकर के ये कोर्ट में जाने के लिए उसने रॉबिन मित्रा नाम के बड़े जाने माने वकील थे लखनऊ के, उनको हायर किया। रॉबिन मित्रा के एक जूनियर थे जो बाद में जाके जस्टिस A.S. वर्मा जो हमारे चीफ जस्टिस बने, वो उनके आप लगा लीजिए, रॉबिन मित्रा का ये रसूख था उस जमाने में। तो रॉबिन मित्रा ने कोर्ट में केस फाइल करने की उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, और ये बड़ी एक अजीबोगरीब दास्तां वहाँ घटती है। ये केस उन्होंने फाइल किया है फरवरी 86 में, प्लानिंग वो कर रहे थे। फटाक से उसी फाइल करने से थोड़े दिन पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसका राम जन्म स्थान डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं था, उसने आकर के एकदम से वहाँ पे कोर्ट में केस किया। हम ना जाने क्यों कोर्ट ने उस आदमी को अलाउ कर दिया, और फटाक से राम जन्म स्थान के वो जो प्रॉब्लम एरिया था उसके कपाट खोल दिए गए, और वो हमारा डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो एक थ्योरी जो फ्लोट वहाँ पे लोगों ने मुझे बताई है वहाँ पे, कि ये पूरा जो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो खुलवाया था पूरा कपाट, वो बेसिकली इसके लिए नहीं खुलवाया था कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि साहब वो शाहबानो वाले केस में उनको हिंदू मुस्लिम को मतलब काउंटर, अरे काउंटर मैं उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। पहली बात है कि राजीव गांधी से बड़ा सेकुलर आदमी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, तो वो तो करेगा नहीं। दूसरा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, मैं अपने मामा को इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, मैंने अपनी जिंदगी में एक कांग्रेस नहीं देखा जो अयोध्या में मंदिर चाहता हो। सारे मस्जिद के फेवर में थे। जिस दिन अयोध्या टेम्पल का वर्डिक्ट का आया था, हमारे कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, मेरे जितने पड़ोस में कांग्रेसियों की शक्लों में ऐसे शक्ल बनी जैसे घर में चाचा मर गया उन लोग का। ये लोग कहाँ से मंदिर बनाएंगे वहाँ पे? तो ये कुछ गड़बड़ तो है इसमें। एनी हाउ, वो कोर्ट में केस चला गया, और कोर्ट में जब केस किया, छूटते ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सारा सामान सील करके रखो। तो सारा सामान उनका बच गया।
सील हो गया, सारा रख दिया। और बाद में एक और केस होता है, बाद में 2013 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है इस पे, और हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो कुछ लिखा वो अलग बात है, लेकिन मेरा उन्होंने बकायदा नाम लिख करके, मैं कोर्ट की स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, उस कोर्ट के ऑर्डर में पूरा एक सेक्शन लिखा है, उसमें मेरे बता के मेरी तारीफ की गई और बोला कि ये आदमी जो बात बोल रहा है वो रीजनेबल है, वो ठीक है, और सरकार क्यों उस पर जवाब नहीं देती है। तो ये जो मैं आपके सामने खुल करके बोल रहा हूँ, उसकी ताकत मेरे को कहाँ से कि मेरे को कोर्ट कचहरी से मेरे को अप्रूवल मिल चुका है। आप कोई कोर्ट केस मेरे पे केस डालोगे ना बेटा, मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दूंगा। मुझे काउंटर करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में पैसा बहुत लगता है। मेरे को हाई कोर्ट में मेरे को ऑर्डर में बोला है कि मेरी इंक्वायरी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोर्ट किया गया पूरे रूल। तो जो बात है आपको बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ये कोई एलिगेशन नहीं है। जो बात पीडियोफिलिया वाली बोल रहा हूँ एलिगेशन नहीं है भैया, फैक्ट है वो। आप फंसोगे आप लोग अगर मुझसे आप पंगा लोगे इस बात पे तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अनुजधर जी, आपके पास इतना खजाना है और इतना सारा आपके पास तथ्य फैक्ट है कि मैं समझता हूं कि इस पे बड़ी लंबी सीरीज चल सकती है। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर अक्सर हमारे यहाँ कभी कभी बस हल्की हल्की बात होती थी, वो उड़ जाती थी। लेकिन आपकी इस किताब को जितना मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर उस आदमी को ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हम हमारे साथ सिर्फ यही नहीं हुआ कि कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, बल्कि हमारे हीरोज को किस तरीके से विलेन बना करके इस देश के अंदर समाप्त कर दिया गया। और वो आज भी मतलब वो सिलसिला सो कॉल्ड आजादी के बाद लगातार चल रहा है। ऐसे में अनुजधर साहब और चंद्रचूड़ जी की किताब है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई सरकार कुछ करेगी कोई नहीं करेगी, कोई मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन ये जो एक तरीके का दस्तावेज कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं जो आपने किया है, ये लाजवाब है। हर हिंदुस्तानी को ये किताब पढ़नी चाहिए। और हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी वाले ये किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम ये जरूर माने कि ये जो किताब लिखने का वैसे तो हिंदुस्तान में बड़ा फैशन है और बहुत लोग किताब लिखते हैं और यकायक वो रातों रात इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। लेकिन अनुजधर से जितनी बातचीत हुई है उसमें लगता है कि जैसे एक किसी सच को जानने का पैशन है, उसके लिए कितनी दूर तक जाना, प्रोफेशन को छोड़ देना, प्रोफेशन को बिल्कुल एक साइड कर देना, और सरकारें कुछ भी कहती रही हों, और कितनी लड़ाई और कितनी बातें। मैं समझता हूँ 1 घंटा 36 मिनट हो गए और अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ एक पूरा इसके ऊपर एक आउटलाइन एक तरीके से क्रिएट हुई है। अभी तो उसमें बहुत कुछ बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। तो आई एम सो पुष्पेंद्र ग्रेटफुल जी, टू यू। एक समय ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, कि आप और मैं बैठ करके यहाँ सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेताजी मिस्ट्री, उस पे 1 घंटे का बहुत सा सीन हो जाएगा। लेकिन वो आने से पहले लोगों में अवेयरनेस तो हो, पहले हम तब उसे बात करेंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू अनुज भाई, थैंकफुल टू यू सर, आपने, थैंक यू सो काइंड सर, इस हम तो सब एक ही प्रोफेशन के लोग हैं, लेकिन आपने जो काम किया है इसके लिए कोई उसका मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। और आज बहुत सारे लोगों ने कहा, जब ये अनाउंस किया कि अनुजधर साहब को बुला रहे हैं, तो सबने कहा कि आप उनसे वो गुमनामी बाबा पे बात कीजिएगा। मैंने कहा यार मैं उसी के लिए बुला रहा हूँ, बाकी बात करने के लिए तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा। लेकिन इस पे जब आप कभी और चाहेंगे और किसी, तो इससे आगे का जो चैप्टर है हम फिर उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच अनुज भाई, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।